ऑलराइट गाइस, सो आज अपन टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट एंड अदर स्पेशल एंटिटीज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट से लेके 50 तक छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, उसको अपन लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है। अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 1,25,000 पर मंथ ऑफ वन ऑफ इट्स बिल्डिंग लेट आउट टू अ बैंक। तो अपन ने पढ़ रखा है कि पॉलिटिकल पार्टी की पीजीपी इनकम के अलावा सारी इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेंट मिला है 1,25,000 पर मंथ का, ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। So, if the stipulated conditions are fulfilled by the political party, rent of 1,25,000 per month received by the registered political party from letting out of its building to a bank would not be includable in its total income. टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट के पहले टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी था, हमने देखा था कुछ इसको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर देती है तो इसकी जो इनकम है पीजीपी वो तो टैक्सेबल होगी, बाकी सारी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये पीजीपी इनकम के अलावा रेंटल इनकम है बेसिकली एग्जेम्प्ट हो जाएगी अगर हमने कंडीशंस फुलफिल कर दी तो। Question number 17. The books of accounts maintained by the political party registered with the Election Commission for the year ended 31 is as follows. Rent of a property let out to a departmental store at Chennai 6 lakh. Interest on deposit other than banks 5 lakh. Contribution from 10% by way of electoral bonds of 25,000 each. And cash contribution at the rate of 21 each from 100 members recorded in the books of accounts. तो पॉलिटिकल पार्टी की एक कंडीशन होती है कि भाई वो 2,000 से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकती, तो मस्ट रिसीव डोनेशन एक्सीडिंग 2,000 ओनली बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, मतलब ओनली अप टू 2,000 तक का डोनेशन कैश में रिसीव कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशंस होती है, अगर एक भी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी, इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल, सारी की सारी इनकम क्या हो जाती है, टैक्सेबल हो जाती है। तो इस केस में इसने एक कंडीशन वॉलेट कर दी, वन ऑफ द कंडीशंस वॉलेट कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी सारी की सारी जो इनकम है वो पूरी की पूरी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। नेट प्रॉफिट ऑफ कैफेटेरिया रन इन द प्रेजेंस ऑफ दिल्ली, मतलब बेसिकली तो पीजीपी की इनकम है तो वैसे भी टैक्सेबल ही होनी थी। कंट्रीब्यूशन ऑफ 21,000 ईच फ्रॉम 100 हु हैव सेक्रेटेड देयर नेम्स। एक कंडीशन ये होती है कि भाई अगर आप 20,000 से ज़्यादा का किसी का कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी अगर 20,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रही है तो उसको बेसिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईच वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 20,000 रिसीव बाइट, मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनर। किस डोनर ने जो है उसको कंट्रीब्यूशन दिया है वो उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। बट इस केस में जो है 20,000 से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन मिला है, लेकिन इसने जो है क्या करा है, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करें। इसका मतलब क्या है कि दो कंडीशन इसने फुलफिल नहीं करी। तो अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। इसका मतलब ये कि ये सारी की सारी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज हमने जो है सारी कंडीशंस में से, स्टिपुलेटेड कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। तो अपने केस में तो दो कंडीशन अपने फुलफिल नहीं करी हो, और अपना प्रोविजन ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे तो ऑल द इनकम्स विल बी टैक्सेबल, आपको एग्जिबिशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, 6 लाख, 5 लाख, 21 लाख, 2.5 लाख, 21 लाख एंड 3 लाख, सारी की सारी जो है टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट टू डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको जो है पता है कि रेंटल इनकम में से आपको 30% फ्लैट डायरेक्शन दे दिया जाता है। 6 लाख में से 30% आपको फ्लैट डायरेक्शन मिल गया 4,90,000 का। बाकी सब हमने एज इट इज ले लिया, 5, 21, 2.5 लाख, 21 लाख, 3 लाख। तो टोटल इनकम हो जाएगी 56,70,000। इस पर क्या करना पड़ेगा, उसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने वही कहा है कि भाई हेंस इट्स टोटल इनकम शैल बी कंप्यूटेड विदाउट विदाउट प्रोवाइडिंग एग्जामिशन, क्योंकि इसने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करी है। ऑलराइट, ये सारी इन लोगों ने कंडीशंस दे रखी है जो अपन ने इधर लिखी थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो बेसिकली क्या है, ये रीट है। गिव्स द पर्टिकुलर्स ऑफ फॉलोइंग इनकम, आपने को बताना है कि ये जो इनकम है ये बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर्स के हाथ में किस तरह से टैक्सेबल होगी। सो डिस्कस द टैक्स consequence ऑफ द अबव इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस ट्रस्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट एंड द यूनिट होल्डर्स, assuming that the business trust has distributed 10 crores to the unit holders for the previous year 23-24। और बीटा लिमिटेड बोले तो क्या है, एक एसपीवी है। बीटा लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें जो बिजनेस ट्रस्ट है वो 70% स्टेक होल्ड करके बैठा है, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल है। और बीटा लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 बीटा, मतलब उसने कंसेशनल टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं कर रखी है। सबसे पहला देखा है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड, तो एसपीवी से जो इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस ट्रस्ट का एग्जाम्प्ट होता है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 करोड़ फ्रॉम बीटा लिमिटेड बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में बेसिकली एग्जाम्प्ट होगा। देखो, नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, और यूनिट होल्डर्स के हाथ में बेसिकली ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब बिजनेस ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स है तो उस केस में 10%, ठीक है, एंड अगर नॉन रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स है तो उस केस में 5% पे टीडीएस कटेगा। ऑलराइट, सो अपने को ये पता चल गया कि भाई जो अपना टीडीएस है वो रेसिडेंट के केस में कटेगा 10% पे और नॉन रेसिडेंट के केस में करेगा 5% पे। अगर आप देखोगे जो बिजनेस ट्रस्ट है उसने टोटल 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। बिजनेस ट्रस्ट की टोटल इनकम कितनी आ रही है, सबको अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 11.1 करोड़। तो 10 करोड़ में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है वो कैसे पता चलेगा।
भाई टोटल इनकम जो है बिजनेस ट्रस्ट ने कमाई है 11.1 करोड़ की, इन सबको ऐड करोगे तो 11.1 करोड़ आएगा। 11.1 में से बिजनेस ट्रस्ट ने जो है 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो 10 करोड़ को अपन क्या करेंगे, इन प्रपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो 4 डिवाइड बाई 11.1 इंटू 10 करोड़ करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट का कंपोनेंट मिल जाएगा। तो इस इंटरेस्ट के कंपोनेंट पे जो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है उसमें जो है टीडीएस कट जाएगा 10% और 5% रिस्पेक्टिवली। इजी। तो देखो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कैसे निकालोगे, 4 डिवाइड बाई 11.1 करके आपको जो मिल जाएगा 4 डिवाइड बाई 11.1 इंटू 10 करोड़ करोगे, 10 करोड़ करोगे तो आपको जो है बेसिकली इंटरेस्ट का कंपोनेंट मिल जाएगा कि भाई 10 करोड़ में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है। तो पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है, डिविडेंड इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड। तो डिविडेंड इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड अगेन बेसिकली एसपीवी से डिविडेंड मिला है तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जेंट हो जाएगा। अब यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाता है, ये टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन आपने एक चीज पढ़ रखी है कि भाई अगर एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यू नहीं ऑप्ट कर रखा तो इस केस में क्या होगा, डिविडेंड भी जो है यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेंट हो जाएगा। तो बेसिकली बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जेंट हो गया, देखो ये रहा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में भी एग्जेंट हो गया, राइट। एंड क्योंकि देखो बीटा लिमिटेड बीइंग एसपीवी डज नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीडब्ल्यू, डिविडेंड कंपोनेंट जो है यूनिट होल्डर के हाथ में भी एग्जेंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड। तो लिस्टेड शेयर है तो 111 ए लग जाएगा, इसके अंदर 15% पे बिजनेस ट्रस्ट को टैक्स पे करना पड़ेगा। बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स पे कर दिया तो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। तो ये रहा बिजनेस ट्रस्ट को 15% पे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर 111 ए, और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो नो टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन्स टू द यूनिट होल्डर्स। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। तो ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बिजनेस ट्रस्ट को एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बिजनेस ट्रस्ट को जो है एमएमआर पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बीटी ने टैक्स पे कर दिया तो यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। तो देखो नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनी 10 लाख। तो बेसिकली अगेन ये इंटरेस्ट है, एमएमआर पे टैक्सेबल हो जाएगा, कोई स्पेशल रेट नहीं है। तो इंटरेस्ट जो है एमएमआर पे टैक्सेबल हो जाएगा, यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट। सो नो टैक्स लायबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। लास्ट, रेंटल इनकम फ्रॉम डायरेक्टली ओन रियल एस्टेट एसेट्स। तो आपको पता है कि अगर कोई बिजनेस रीट है और उसको जो है क्या मिल रहा है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट मिल रहा है डायरेक्टली, तो बीटी के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल, तो बीटी के तो हाथ में हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो एनी इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रीड बाय वे ऑफ रेंटिंग या लीटिंग, रेंटिंग लेटिंग या फिर लीजिंग आउट एनी रियल एस्टेट एसेट ओन डायरेक्टली बाय सच बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो बीटी के हाथ में तो हो गया एग्जेम्प्ट। यूनिट होल्डर के हाथ में हो जाएगा टैक्सेबल। रेसिडेंट के केस में हमारा टीडीएस करेगा 10% पे, एनआर के केस में 195 में जो है टीडीएस कट जाएगा। तो रेसिडेंट के केस में जो है आपका टीडीएस कटेगा 10% पे अंडर 194 एलबीए, और इन केस ऑफ एनआर कटेगा एट द रेट्स इन फोर्स इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू एनआर, बोले तो 195 में, सेक्शन 195 में जो है टीडीएस कट जाएगा। इजी। तो अपना बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखना, इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चन है। ये रहा इन्वेस्टमेंट फंड। आपने को 4 इन्वेस्टमेंट फंड दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। मुझे सबकी बिजनेस इनकम बता रखी है, बिजनेस इनकम कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस। तो इसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, इसकी बिजनेस इनकम है नील, राइट। 16 4, और इस तरह से बी सी डी की मुझे बिजनेस इनकम कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस की इनकम बता रखी है। अभी बोला है कि भाई कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड ईच यूनिट होल्डर, अज्यूमिंग कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है ए बी सी डी उसमें क्या है 20-20 यूनिट होल्डर हैं। अज्यूमिंग ईच इन्वेस्टमेंट फंड हैज 20 यूनिट होल्डर्स हैविंग 1 यूनिट हेल्ड बाय देम फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 12 मंथ्स, एंड इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फंड इज द फुल्ली इनकम ऑफ द यूनिट होल्डर। इसलिए हमें बता रखा है कि भाई आप जो है इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम निकालो और यूनिट होल्डर की इनकम निकालो, अज्यूमिंग कि भाई सारे इन्वेस्टमेंट फंड में 20-20 यूनिट होल्डर हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक ही। तो आपको एक चीज़ पता है, प्रोविजन पता है इन्वेस्टमेंट फंड का, कि भाई जो इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, और इन्वेस्टमेंट फंड की अदर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो इन्वेस्टमेंट फंड की पीजीपी इनकम टैक्सेबल होती है तो इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टमेंट फंड की अदर इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसके हाथ में, तो यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगी, बेसिकली टैक्सेबल। एनआर के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में 195 में टीडीएस कटेगा एट द रेट्स इन फोर्स, और अदर्स के केस में 10% में टीडीएस काटना पड़ेगा किसको, इन्वेस्टमेंट फंड को, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट फंड अदर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी यूनिट होल्डर को तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो क्या है, टैक्सेबल है। अब देखो क्या दे रखा है, एक ही जो है बिजनेस इनकम तो है नील, तो इसको तो अपन इग्नोर करेंगे, है ही नहीं। बिजनेस इनकम होती तो बेसिकली क्या होती, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में टैक्सेबल होती। कैप गेन्स एंड अदर सोर्सेज इनकम है 16 और 4, ये किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम हो गई नील, इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम हो जाएगी नील, क्योंकि अदर इनकम क्या होती है, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट। यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बेसिकली जो ये अदर इनकम है यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कितनी अदर इनकम, ये 16 + 4, 16 + 4 टोटल कितनी है, ये 20 लाख है। 20 लाख अगर मैं डिवाइड कर दूँ, लाख डिवाइड अगर आप करोगे, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 1 लाख।
तो ये 1 लाख किस में टैक्सेबल हो जाएगी, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो जो यूनिट होल्डर है, जो यूनिट होल्डर है उसकी कैपिटल की इनकम कितनी होगी 30,000 और IFOS की इनकम कितनी होगी 20,000। कैसे? तो ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है 16 लाख, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा 20 यूनिट होल्डर को, तो 16 / 20 कितना हो गया 80,000। ये 4 लाख की जो IFOS की इनकम है, ये बीस यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट, 4 लाख डिवाइड बाय अगर मैं 20 कर दूंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना 20,000। तो इन्वेस्टमेंट फंड ए का तो हमारा निकल के आ गया कि भाई उसकी इनकम तो है नील, और यूनिट होल्डर के हाथ में क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर यूनिट होल्डर के हाथ में 80,000 टैक्सेबल कैपिटल और IFOS जो है 20,000। ये हम बात कर रहे हैं पर यूनिट होल्डर, एक यूनिट होल्डर की बात कर रहे हैं। तो ये ए तो हो गया। नाउ इन्वेस्टमेंट फंड बी, अगर आप इन्वेस्टमेंट फंड बी देखोगे तो इन्वेस्टमेंट फंड बी की जो है बिजनेस इनकम है 2 लाख। तो इन्वेस्टमेंट फंड की जो है सिर्फ और सिर्फ PGP इनकम टैक्सेबल होती है, तो 2 लाख क्या हो गया टैक्सेबल। देखो ये रहा इन्वेस्टमेंट फंड की, जो बी है उसकी 2 लाख टैक्सेबल हो जाएगी। ये 2 लाख जो है यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये जो अदर इनकम है, ये जो अदर इनकम है ये इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में हो गई एग्जेम्प्ट, यूनिट होल्डर के हाथ में हो जाएगी टैक्सेबल। 14 लाख डिवाइड बाय 20 करोगे तो आ जाएगा 70,000। 14 लाख डिवाइड बाय 20 करा तो 70,000 आ गया, और 4 लाख डिवाइड बाय 20 करा, 4 लाख डिवाइड बाय 20 करा तो आ गया 20,000। बेसिकली ये जो अदर इनकम है, ये जो अदर इनकम है ये इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, ये जो अदर इनकम है ये इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और यूनिट होल्डर के हाथ में बेसिकली टैक्सेबल हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट फंड सी, इन्वेस्टमेंट फंड सी की अगर आप देखोगे तो 2 लाख का लॉस आ रहा है, कैपिटल का लॉस आ रहा है 6 लाख का। तो अपन ये पता रखा है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट फंड के लॉसेज होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड को लॉसेज होता है, तो सबसे पहले हम लॉस कंप्यूट करेंगे एज इफ ऑल द इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड। तो कंप्यूट द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड assuming that all the income is taxable in the hands of investment fund and assuming that the exemption is not available। तो जब भी इन्वेस्टमेंट फंड को लॉस होता है तो अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को ये देखना पड़ता है कि भाई इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस कितना है, और वो कैसे निकालेंगे, assuming that all the income is taxable in the hands of investment fund and assuming that the exemption is not available। तो इस पर्टिकुलर केस में देखो क्या हो रखा है, बिजनेस इनकम है नेगेटिव 2 लाख की, मतलब 2 लाख का लॉस है, कैपिटल गेन में 6 लाख का लॉस है, और IFOS में जो है 8 लाख का प्रॉफिट है। तो अपने को अज्यूम करना है कि भाई सारी की सारी इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में क्या है टैक्सेबल है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो ये 2 लाख का बिजनेस लॉस है 8 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये जो 8 लाख का क्या है प्रॉफिट है फ्रॉम IFOS, हम क्या करेंगे 2 लाख को जो है लेस कर देंगे, तो IFOS की इनकम कितनी हो जाएगी, IFOS की इनकम हो जाएगी 6 लाख। मैंने आपको बताया जब भी इन्वेस्टमेंट फंड के लॉसेज होते हैं हमें लॉस कंप्यूट करना है एज इफ ऑल द इनकम आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, फिर अपन लॉस निकालेंगे। तो 8 में से 2 गया कितना बचा, 6 बचा। तो IFOS की इनकम कितनी है, IFOS की इनकम है बेसिकली 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय अगर मैं 20 कर दूँ तो कितना होता है 30,000। तो 6 लाख को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा यूनिट होल्डर में कितना है 30,000। अच्छा, अभी जो कैप गेन्स का लॉस है ये वाला तो हो गया, कैप गेन्स का जो लॉस है 6 लाख का, ये जो कैप गेन्स का लॉस है 6 लाख का, इसका क्या होगा, तो ये जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिट होल्डर्स में, ये जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यूनिट होल्डर्स में, और उन यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिन्होंने यूनिट होल्ड कर रखे फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। ये दे रखा है क्वेश्चन साफ साफ बता रखा है कि जो 20 के 20 यूनिट होल्डर है ना, इन लोगों ने यूनिट होल्ड कर रखी थी फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सिंग 12 मंथ्स, राइट। तो ये जो 6 लाख का लॉस है ये सारे के सारे यूनिट होल्डर में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 6 लाख डिवाइड बाय अगर मैं 20 करता हूँ तो 30,000 का 30,000 का अपन क्या करेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो ये रहा लॉस ऑफ 6 लाख अंडर द हेड कैपिटल कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड, द सेम कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द यूनिट होल्डर। तो हम क्या करेंगे 6 लाख का लॉस है यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेसिकली पर यूनिट होल्डर एक यूनिट होल्डर क्या कर सकता है 30,000 के कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये तो हो गई बात किसकी, सी की इनकम तो हो गई नील। नीचे हमने देखा कि भाई जो यूनिट होल्डर है उसको कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी 30,000 की इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। अब बात करते हैं डी की, डी फॉर डॉग। बिजनेस इनकम कितनी है 5 लाख। अच्छा, अगेन लॉस दिख गया आपको, तो मैंने बताया कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट फंड का लॉस आ जाता है तो हमें कंप्यूट करना पड़ता है लॉस एज इफ ऑल द इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, राइट। तो ये जो 2 लाख का कैपिटल 2 लाख का IFOS का लॉस है इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है 5 लाख से सेट ऑफ कर लेंगे। 2 लाख का जो लॉस है उसको मैं क्या करूंगा 5 लाख से सेट ऑफ करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट फंड को जो है 5 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड की PGP इनकम टैक्सेबल होती है। तो इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगी 5 लाख में से 2 लाख हटा देगी ताकि उसको कम टैक्स पे करना पड़े, तो बेसिकली उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी 3 लाख हो जाएगी। और बाकी जो कैप गेन्स का लॉस है, कैप गेन्स का प्रॉफिट है, कैप गेन्स का जो 20 लाख का प्रॉफिट है 20 लाख डिवाइड बाय मैं क्या कर दूंगा 20, एक एक लाख किसकी प्रॉफिट हो जाएगी, एक एक लाख जो है इनकम टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो हमने ABCD डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ABCD इन्वेस्टमेंट फंड और यूनिट होल्डर की इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब ये था प्रीवियस ईयर 23-24।
अब देखो सी के केस में लोगों ने फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई अगर अगले साल बोले तो 24-25 में इन्वेस्टमेंट फंड सी हैज द फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट्स, व्हाट शुड बी द टोटल इनकम ऑफ द फंड यूनिट होल्डर। तो अगले साल बिजनेस इनकम है कितनी, 2 लाख की, किसकी, इन्वेस्टमेंट फंड की, तो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कैपियंस का, कैपियंस कितना आ रहा है 9 लाख, और आईएफओएस कितना आ रहा है 8 लाख। तो ये जो कैपियंस है 9 लाख का डिवाइड बाय 20 करके यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये जो 8 लाख का आईएफओएस है डिवाइड बाय 20 करके यूनिट होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अपने को पता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट फंड सी था उसके इसमें जो ये कैपिटल गेन्स का लॉस था 30,000 का, वो हमने क्या करा था यूनिट होल्डर के हाथ में अलोकेट कर दिया था। मतलब यूनिट होल्डर क्या कर सकता है, उसको अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो अगले साल जब उसको 9 लाख डिवाइड बाई 20, 9 लाख डिवाइड बाई 20 करने से 45 साल की जो इनकम हुई थी उसमें से वो क्या कर सकता है 30,000 का लॉस जो पिछले साल कैरी फॉरवर्ड होकर आया था उसको सेट ऑफ कर लेगा, बचा कितना 15,000 जो है उसकी इनकम मान ली जाएगी। उफ, देखो वो ये कि भाई ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ऑफ 30,000 हम सेट ऑफ कर सकते हैं किधर से, कैप गेन्स में जो 45,000 के हुए हैं। ठीक है, क्योंकि द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ यूनिट इज 12 मंथ्स और मोर। तो पिछले साल हमने क्या करा था, पिछले साल हमने 30,000 का कैपिटल गेन्स का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था यूनिट होल्डर्स में। करंट ईयर में जो है क्या हुआ है, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ बेसिकली, यूनिट होल्डर को जो है 45 लाख की कैपिटल गेन्स की इनकम हुई, तो उसमें से वो क्या करेगा 30,000 के लॉस को जो कैपिटल गेन का था उसको सेट ऑफ कर लेगा। अच्छा, बिजनेस इनकम ऑफ 2 लाख वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, तो हमने देख लिया। और आईएफओएस की जो इनकम है 8 लाख डिवाइड बाई 20 करके 40,000 यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल तो हो ही जाएगी। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये इन्वेस्टमेंट फंड देखोगे आप तो इतने से पेज में कवर हो रहा है। अगर आपने एक पेज भी पढ़ लिया तो एग्जाम में हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए 4 से 5 नंबर आपके बोनस मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन 19 इज डन। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। अ ट्रस्ट अनलेस क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पस डज नॉट क्वालिफाई टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर चैप्टर ऑफ द एक्ट। बेसिकली आपको पता है कि भाई जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है उसको एग्जेम्पशन क्लेम करना है अपनी इनकम के लिए, तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए चैरिटेबल। अभी बोला है कि भाई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ चैरिटेबल पर्पस, कि भाई चैरिटेबल पर्पस का मीनिंग क्या है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ इट। मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रूरल रिकंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अपलिफ्टमेंट कर रहा हूँ मासेस का थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री। मैंने एक कॉटेज इंडस्ट्री खोल दी और उसमें मैं कर रहा हूँ, उसमें जो है रूरल बंदों को एम्प्लॉय कर रहा हूँ और उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ। तो रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री। तो अगर मैंने कोई ट्रस्ट खोला और ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या ये चैरिटेबल पर्पस है, ये हमें बताना है। नंबर 2, वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद द स्टिपुलेशन दैट वर्कर्स ऑफ द सेटलर ऑफ द ट्रस्ट हैव गॉट प्रेफरेंस ओवर द अदर्स। बेसिकली एक ट्रस्ट बना। ट्रस्ट क्या कर रहा है, अपने वर्कर्स के लिए वेलफेयर स्कीम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद स्टिपुलेशन दैट द वर्कर्स ऑफ द ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के एम्प्लॉइज हैं, जो ट्रस्ट के वर्कर्स हैं, को क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर द अदर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो एक ट्रस्ट खुला और ट्रस्ट का पर्पस ये है, तो क्या इसको चैरिटेबल पर्पस माना जाए। तो अगर आप टैक्सेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट में आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि चैरिटेबल ट्रस्ट का पर्पस चैरिटेबल ही होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जेम्पशन, राइट। अब चैरिटेबल का मतलब क्या होता है, रिलीफ ऑफ पुअर, मतलब गरीब लोगों के लिए कोई हमने ऑब्जेक्ट ओपन कर रखा है, या फिर एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, योगा को प्रमोट कर रहे हैं, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू। अपने केस में क्या हो रहा है, देखो अपने केस में ये हो रहा है कि भाई हम जो है रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं मासेस का जो रूरल में है। इसका मतलब ये है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, रिलीफ ऑफ पुअर के लिए वर्क कर रहे हैं। देयरफॉर हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस चैरिटेबली माना जाएगा। तो हमने चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन क्या होती है वो समझाई, जो ये एग्जैक्टली इधर से दे रखी है। देन फिर लोगों ने ये बताया कि भाई सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ स्मॉल सिंपल एंटरप्राइज और इंडस्ट्री इन विच द एम्प्लॉइज वर्क इन देयर ओन हाउसेज और इन अ स्मॉल प्लेस गैदर टुगेदर फॉर द पर्पस using their using their own equipments and is usually found in the rural areas, so carried on by the poorer section of the society. In substance, the activity of rural reconstruction and upliftment of masses through cottage industry is to afford relief to the poor and consequently it is for charitable purpose. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया कि जो कॉटेज इंडस्ट्री का आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको भी जो है चैरिटेबल पर्पस ही माना जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम कर रहे हो। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स विद द स्टिपुलेशन दैट वर्कर्स ऑफ द सेटलर्स ऑफ द ट्रस्ट हैव गॉट प्रेफरेंस ओवर द अदर्स। तो आपने क्या करा, एक ट्रस्ट खोला और ट्रस्ट में ये बताया कि भाई हम जो है क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर का वेलफेयर करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा सबसे पहले वर्कर्स मतलब एम्प्लॉयज ऑफ द ट्रस्ट को। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सेक्शन 13(3) की डेफिनेशन पढ़ी है, सेक्शन 13(3) की डेफिनेशन दिखा दे जिसके अंदर ट्रस्ट के स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। 13(3)
देखो ये एग्जामेशन शेल नॉट अप्लाई द फॉलोइंग सर्टेन केसेस। तो अगर आप एक ट्रस्ट हो, आपको जो है एग्जामेशन नहीं मिलेगा अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी इनकम को अप्लाई कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम बेनिफिट। तो अगर बेसिकली आप रिलेटेड पर्सन के लिए क्या कर रहे हो, इनकम को अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है एग्जामेशन नहीं मिलेगा। लेकिन रिलेटेड पर्सन में जो है एम्प्लॉइज कवर नहीं होते। देखो नॉट, इधर लिखा भी कि नॉट एम्प्लॉइज। बेसिकली हमने एक ट्रस्ट खोला और हमने जो है ट्रस्ट खोल के क्या बताया कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम वर्कर्स का जो है वेलफेयर करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस देंगे हमारे एम्प्लॉइज को, हमारे वर्कर्स को। तो उस केस में जो है आपको बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एग्जामेशन नहीं मिलता है अगर आप रिलेटेड पर्सन का क्या कर रहे हो, बेनिफिट कर रहे हो। लेकिन रिलेटेड पर्सन में जो है एम्प्लॉय इंक्लूड नहीं होता। देयरफॉर अगर किसी ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, तो उसको जो है एग्जामेशन दे दिया जाएगा। तो जो अपन ने इधर समझा वही लोगों ने इधर पैराग्राफ में दे रखा है, वही लोगों ने इधर पैराग्राफ में दे रखा है। तो हमने आखिरी में क्या बताया? Therefore, the application of the part of the income of the trust for the benefit of employees of the settler cannot disentitle the trust of claiming exemption। मतलब बेसिकली ट्रस्ट जो है एग्जामेशन कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, रिपीट नहीं होगा, डोंट वरी। 21 देखो क्या देखा है, रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट हैज फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अंडर 139 सबसेक्शन 4 का मतलब क्या है, आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर ट्रस्ट को क्या करना है, एग्जामेशन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 10, 11, 12, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। और अपन ने तो क्या करा है, अपन ने तो बेसिकली बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है। अच्छा, एंड अप्लाइड ओनली 50% ऑफ इट्स इनकम फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। अच्छा, इट इंटेंड्स टू अकोमोडेट बैलेंस 35% ऑफ द इनकम टू बी स्पेंट इन फ्यूचर्स। तो अगर आप एक ट्रस्ट हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी इनकम को जो है अकोमोडेट करके सेट अपार्ट कर सकते हो कि भाई हम अगले 5 साल में इसको यूटिलाइज करेंगे। के लिए आपको जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी को ड्यू डेट के विद इन 2 मंथ्स पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करके देना पड़ता है कि भाई हम जो है क्या करना चाहते हैं, अपनी इनकम को अक्यूमुलेट करके साइड में रखना चाहते हैं, हम अगले 5 साल में इसको यूटिलाइज करेंगे। तो उस केस में उसको जो है डीम अप्लाइड मान लिया जाता है। तो हमने 35% अक्यूमुलेशन का स्टेटमेंट दे दिया था अगस्त 2024 में, एंड डिपॉजिटेड द मनी सो अक्यूमुलेटेड इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अच्छा, वाइल कंप्लीटिंग द असेसमेंट कंप्लीट करते समय एओ ने क्या करा, डिसअलाउ कर दिया अक्यूमुलेशन ऑफ 35% एंड टैक्स द सेम ऑन द ग्राउंड दैट ट्रस्ट हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम ओनली इन दिसंबर। ट्रस्ट बोल रहा है, एओ बोल रहा है कि भाई आपने जो है रिटर्न फाइल करी दिसंबर में, मतलब बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ एओ। तो आपको बस वही चीज़ बतानी है कि भाई ट्रस्ट को अगर एग्जामेशन क्लेम करना होता है तो उसको अपनी जो है रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ती है। इस केस में उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है, तो इसका मतलब ये है उसको एग्जामेशन नहीं मिलेगा। तो पहले तो हमने बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली फिट के 2 महीने पहले एक फॉर्म भर सकते हो जिसमें ये बता सकते हो कि हम अपनी इनकम को क्या करना चाहते हैं, अक्यूमुलेट करना चाहते हैं और अगले 5 साल के लिए इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। लेकिन अगेन ये अक्यूमुलेशन और एग्जामेशन का बेनिफिट कब मिलेगा, जब आपने क्या करा है, बेसिकली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल करी है। तो क्या देगा, हाउएवर द बेनिफिट ऑफ अक्यूमुलेशन वुड नॉट बी अवेलेबल अगर रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, देयरफॉर एक्शन ऑफ एओ क्या है, वैलिड है। बेसिकली अगर आपको ट्रस्ट के प्रोविजन का बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट तक फाइल करनी ही पड़ेगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखो क्या दे रखा है, एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन क्लेमिंग एग्जामेशन अंडर सेक्शन 11 फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमने फीस कलेक्ट करी 14 लाख की, फीस कलेक्ट करी 14 लाख की, मेरी 14 लाख की इनकम हो गई इधर। अच्छा, मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन कराया न्यू कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी का, फिर मैंने लैंड एक्वायर करा है टू बी यूज एज क्रिकेट फील्ड फॉर स्टूडेंट्स। फिर मैंने जो है क्या करा है, अमाउंट सेट अपार्ट कर दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट्स 4 लाख का। तो बेसिकली 14 लाख की मेरी इनकम है, 14 लाख की इनकम है, इसमें से मैं फिर कर सकता हूँ 15% को बिना कोई कंडीशन के सेट अपार्ट कर सकता हूँ। 14 में से मुझे 15% का एग्जामेशन मिल गया, कितना बचा, 11.9 बचा। में से जो भी मैंने अप्लाई करा है, देखो 0.5, 2 और 4 का मुझे एग्जामेशन दे दिया जाएगा क्योंकि मैंने करंट में खर्चा करा है। बेसिकली 0.5, 2 एंड 4 का मुझे क्या मिल जाएगा, एग्जामेशन मिल जाएगा। तो 11.9 में से 0.5, 2 एंड 0.5, 2 एंड 0.5, 2 एंड 4, तो 0.5, 2 एंड 4 का मिल गया, तो कितना हो गया, 5.4 हो गया। इसको हटा दो एक बार, ये इधर टाइपो है, राइट। सो 11, 14 में से मैंने 15% सेट अपार्ट करा, कितना आ गया, 11.9। 11.9 में से मैंने 0.5 लेस करा, 2 लेस करा एंड 4 लेस करा, तो मेरा कितना निकल के आ गया, टोटल इनकम निकल के आ गया मेरा 5.4 का। ठीक है। तो आप सरकार को ये कह सकते हो, कि देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, 4 करोड़ सेट अपार्ट करके अगले 4 साल में यूटिलाइज करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरकार को ड्यू डेट के पहले 2 महीने एक फॉर्म जमा कराना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा देखो मेरा पर्पस ये है एंड मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको जो है अगले 5 साल के यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर ऐसा कर दे तो आपको जो है, जो आपने 4 लाख सेट अपार्ट करें उसका जो है आपको एप्लीकेशन दे दिया जाता है। तो देखो 4 लाख का मुझे डिडक्शन मिल गया, कितना बचा, 5.4। इजी। तो क्वेश्चन नंबर 23, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 AB फॉर द प्रीवियस ईयर 24 derived gross total income of 21 lakh which consists of the following। तो 21 लाख में 10 लाख है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, 4 लाख की बिजनेस इनकम है विच इज इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट्स, एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से फ्रॉम पब्लिक 7 लाख के।
तो 10 + 4 14, 14 + 7 21। ट्रस्ट ने जो है 11.6 अप्लाई करा है टुवर्ड्स द चैरिटेबल पर्पस ड्यूरिंग द ईयर विच इंक्लूड्स repayment of loan taken for construction of orphanage of 3.6 lakh। तो 11.6 लाख जो है हमने अप्लाई करें टुवर्ड्स द चैरिटेबल पर्पस। इस 11.6 में जो है 3.6 लाख का रीपेमेंट ऑफ लोन भी इंक्लूडेड है। अच्छा, एंटायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्फनेज वाज अलाउड एज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो जो मैंने लोन लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्फनेज, जो भी मैंने खर्चा करा था वो मुझे 2020-21 में ऑलरेडी अलाउ कर दिया गया था। ऑलरेडी उसका मुझे डिडक्शन मिल गया था। जब मैं लोन का वापस रिपेमेंट करूंगा तो मुझे जो है वापस एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। सो आपने पढ़ रखा है कि भाई अप टू 31/3/2021 तक अगर आपने कोई लोन उठाया है और उसका आप रिपेमेंट कर रहे हो, उसका जो है आपको डिडक्शन नहीं दिया जाता, बिकॉज अप टू 31/3/2021 तक जो लोन में से आपने खर्चा करा था उसका डिडक्शन आपको ऑलरेडी मिल चुका था। सो अगेन जब आप रिपेमेंट ऑफ लोन करोगे तो उसका आपको अगेन डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मेरी ग्रॉस एसेट हो गई 10 लाख, 10 लाख, 4 लाख एंड 7 लाख, टोटल हो गया 21 लाख। 15% मैंने डायरेक्टली सेट अपार्ट करा, 17,85,000 आ गया। 17,85,000 में से मैंने जो खर्चा करा 11,60,000 का, उसमें से 3,60,000 मैं लेस कर दूंगा द फॉर्म ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन। 3,60,000 मैंने लेस कर दिया क्योंकि मैंने लोन का रिपेमेंट करा है, उसका मुझे डिडक्शन वापस नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो खर्चा है वो ऑलरेडी मुझे प्रीवियस ईयर में अलाउ कर दिया गया था। 17,85,000 लेस 8 लाख इज 9,85,000। तो मेरी टैक्सेबल इनकम होगी 9,85,000 की। तो क्वेश्चन नंबर 24, वर्क आउट ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स व्हिच शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस अराइजिंग आउट ऑफ द सेल ऑफ कैपिटल एसेट यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। ट्रस्ट का एक एसेट था 2,40,000 की कॉस्ट का, उसको ट्रस्ट ने जो है बेसिकली 3,60,000 पे ट्रांसफर कराया। तो कैपिटल गेन्स कितने निकल के आए? कैपिटल गेन्स निकल के आए 3,60,000 माइनस 2,40,000, 1,20,000 के। अपने ट्रस्ट का प्रोविजन पढ़ रखा है कि अगर ट्रस्ट कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है उस पर उसको कैपिटल गेन्स होते हैं। देन कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या मान लिया जाता है? डीम्ड अप्लाई मान लिया जाता है। मतलब इतना आपको जो है एक्सपेंस अलाउ कर दिया जाएगा। अपने पर्टिकुलर केस में इन लोगों ने नया एसेट खरीदा 3 लाख का, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट मुझे पता है 2,40,000, तो 3 लाख माइनस 2,40,000 क्या हो गया? 60,000। 60,000 जो है बेसिकली मेरा डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। बट क्वेश्चन में साफ साफ ये कह रखा है कि भाई जो भी आपने नया एसेट खरीदा है, जो भी आपने नया एसेट खरीदा है उसको ट्रस्ट के पर्पस के लिए बेसिकली अप टू 60% तक ही यूटिलाइज कराए। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100% मैंने ट्रस्ट के लिए यूटिलाइज करा होता तो 60,000 का पूरा अमाउंट जो है मेरे लिए डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाता। बट क्वेश्चन में खुद ही ये कह रहा है कि जो आपने ये नया एसेट खरीदा 3 लाख का, इसको टू द एक्सटेंट ऑफ 60% आप ट्रस्ट के लिए यूटिलाइज करें। तो इसका मतलब ये है जो 60,000 है तो सिर्फ 60% जो है आपको डीम्ड अप्लाई माना जाएगा। तो 60,000 का 60% इज 36,000। देखो ये रहा 36,000 इज डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। कंक्लूजन इज कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट आपका जो है डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट आपने जो है ट्रस्ट के लिए कितना उसको यूटिलाइज करा है। क्वेश्चन नंबर 25, एन इलेक्टोरल ट्रस्ट अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी इज नॉट लायबल टू इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन अदर इनकम। तो आपने एक चीज़ पर रखी है कि भी जो अपना इलेक्टोरल ट्रस्ट होता है, जो अपना इलेक्टोरल ट्रस्ट होता है उसके जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उसने करे होते हैं वो उसको जो है एग्जाम कर दिए जाते हैं। बट कंडीशन ये है कि जो भी उसने कंट्रीब्यूशन रिसीव करा है उसने एटलीस्ट 95% क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंड जो अदर इनकम होती है ट्रस्ट की, इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो अदर इनकम होती है वो तो एग्जाम होती ही नहीं, उस पर तो उसको टैक्स पे करना पड़ता है। तो एग्जाम द करेक्टनेस, तो द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज जो आपके वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होते हैं वो आपके एग्जाम करे जाते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपने एटलीस्ट 95% वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या करा है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टू द अप्रोप्रिएट पॉलिटिकल पार्टीज। एंड जो आपकी अदर इनकम होती है, जो आपकी अदर इनकम होती है उस पर आपको एग्जामेशन मिलता ही नहीं है, उस पर तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो अदर इनकम पे मुझे टैक्स पे करना ही पड़ेगा, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट आपने पढ़ रखा है, ये रहा इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये रहा इलेक्टोरल ट्रस्ट की भाई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस रिसीव बाय द इलेक्टोरल ट्रस्ट एग्जाम्प्ट है। अगर वो क्या करिए 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन जो उसने करंट टाइम में रिसीव करे हैं प्लस जो सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है प्रीवियस ईयर से वो आपने क्या करा है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द पॉलिटिकल पार्टी, तभी आपको एग्जाम्शन मिलेगा। अदर इनकम देखो, अदर इनकम जो है फुली टैक्सेबल है, मतलब अदर इनकम पे जो है आपको एग्जाम्शन बिल्कुल नहीं दिया जाता। ऑलराइट, 26 पे आ जाओ। देखो क्या दे रखा है? 26 एग्रीगेटेड इनकम का है। 26 मुझे ये बता रहा है कि भाई हेल्पेज इज अ ट्रस्ट सेटअप ऑन 1/4/2010 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर। कब सेटअप हुआ था? 2010 में सेटअप हुआ था। अच्छा, अप्रैल 2012 में क्या होता है? देखो अप्रैल 2012 में उसने अपना जो ऑब्जेक्ट है क्या करा? मेडिकल रिलीफ में चेंज कर दिया। पहले क्या था? पहले रिलीफ ऑफ पुअर था, अब उसने क्या करा? मेडिकल रिलीफ में अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया और उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। देखो क्या दे रखा है? इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट ऑन 1/9/2012 एंड वाज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एट 12 ऑन 1/2/2013। तो हमने देखो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करा था? अगर आप देखोगे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा था 1/9/2012 को, और आपको रजिस्ट्रेशन कब मिल गया? देखो रजिस्ट्रेशन मिल गया 1/2/2013 को, ठीक है। तो 2010 से लेके 1/4/2010 से लेके जिस दिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1/2/2013 इधर तक आप क्या थे? अनरजिस्टर्ड थे। आगे देखो क्या रखा है?
2013 में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, 1/4/2023 को जो है हम क्या कर गए, मर्ज कर गए दूसरे ट्रस्ट के साथ विच इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 12 AB और अप्रूवल अंडर 1023। तो क्या लगेगा आप पे, एग्जिट टैक्स लगेगा, बिकॉज आप एक ऐसी ट्रस्ट के साथ मर्ज कर गए जिसका ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बेसिकली सेम नहीं था, जिसका ऑब्जेक्ट एग्जामेशन के लिए अवेलेबल नहीं था, एप्लीकेबल नहीं था, राइट। तो ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रस्ट बिकेम द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पुअर एट, मतलब बेसिकली हेल्पेज किसके साथ मर्ज हो गई, पुअर के साथ मर्ज हो गई। तो सारे के सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी किसके हो गए, पुअर एट के हो गए। ट्रस्ट अपॉइंटेड अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द वैल्यूएशन ऑफ हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको निकालनी है टैक्स लाइबिलिटी। आ जाओ टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। देखो, लैंड अपने कब परचेस करिए, 1/9/2010 को परचेस करिए। तो आपको चीज़ पता होगी, जब अपन क्या करते हैं एग्रीगेटेड इनकम निकालते हैं, आपको प्रोविजन भी दिखाई देता हूँ मैं। जब अपन एग्जिट टैक्स को लेते हैं तो एग्जिट टैक्स में अपन उन सारे एसेट्स को हटा देते हैं। देखो, एग्रीगेटेड इनकम निकालते समय जब अपन एग्जिट टैक्स निकाल रहे हैं तो अपन उन एसेट्स को हटा देते हैं जो अपन ने खरीदे थे फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट टू द डेट ऑन विच द ट्रस्ट बिकम्स इफेक्टिव, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बिकम्स इफेक्टिव। तो डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट से लेकर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक जो भी आपने एसेट्स खरीदे हैं उसको अपन एग्रीगेटेड इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लेते। अपन देखो एसेट कब एक्वायर करा है, 2010 में एक्वायर करा है। अगर आप देखोगे कोई मेरा ट्रस्ट क्रिएट कब हुआ था, 2010 में, लेकिन रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ 13 में। तो अगर इस बीच आपने कोई एसेट खरीदा है तो उसको जो है अपन एग्जिट टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। देयरफॉर ये जो मेरा लैंड है नोएडा में, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये मेरे काम का नहीं है। अच्छा, गुड़गांव वाला देखो कब खरीदा है आपने, गुड़गांव वाला खरीदा है 1/9/2013 को। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, देखो अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ था 1/2/2013 में, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद मैंने कोई एसेट खरीदा तो बिल्कुल अप्लाई होगा। तो मेरी एग्जिट टैक्स निकलता है उसमें इसको बिल्कुल कंसिडर करूंगा। कैसे लेते हैं अपन, आपको पता है कि भाई एचडीबी और ओपन मार्केट वैल्यू विच इज हाई लेते हैं। तो क्या ले लूंगा मैं, 120 ले लूंगा। तो आ जाओ, अपन ने कैलकुलेशन में क्या लिया होगा, देखो मैंने जो है मैं एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स। एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स में मैंने क्या करा, लैंड की वैल्यू को 1,20,00,000 ले लिया, ठीक है ना। आगे बढ़े, फिर वो शेयर्स दे रखे हैं तो आपको शेयर्स में पता है, अगर शेयर्स आपके लिस्टेड शेयर्स है तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है बेसिकली लोएस्ट एंड हाईएस्ट का एवरेज ले लेते हैं। देखो डेट ऑफ परचेज का है 1/5/2014, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद है। तो मैं क्या करूँगा, 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं तो 320 + 300 डिवाइड बाई 2 एवरेज निकालूंगा, इंटू कर दूंगा 5,000। आ जाओ, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने एवरेज लिया 310 करा, 310 एवरेज आ गया 300 और 300 और 320 का, और इंटू 5,000 कर दिया तो कितना निकल गया, 15,50,000। ईजी है। थर्ड पॉइंट देखो क्या दे रखा है, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे मैंने, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे तो अपन क्या करेंगे, इसके अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी है। तो अदर एसेट्स के अपन क्या लेते हैं, ओपन मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो 2,000 इंटू क्या करोगे आप, 180 कर दोगे। आ जाओ, आपने करा 2,000 इंटू 180, तो आपके सारे एसेट्स की वैल्यू निकल के आ गई 1,40,40,10,000, ठीक है। ये तो हो गए आपके सारे के सारे एसेट्स। लाइबिलिटीज में आ जाओ, लाइबिलिटीज में क्या है, देखो आपको लाइबिलिटीज दे रखी है 120 लाख की, लेकिन कॉर्पस फंड लाइबिलिटी नहीं होती, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती, और रिजर्व एंड सरप्लस लाइबिलिटी नहीं होती। तो 120 में से हम ये तीनों को लेस कर देंगे। तो 120 में से अगर आप तीनों को लेस करोगे तो आपकी जो है लाइबिलिटी निकल के आएगी कितनी, 82 लाख की। तो फेयर मार्केट वैल्यू टोटल एसेट आपको पता है कितने हैं, 1,39,10,000, एंड लाइबिलिटीज मेरी आ गई 82 लाख की। मैंने क्या करा, 1,39,10,000 में से लाइबिलिटीज की वैल्यू लेस करी, 57,10,000 आ गया। ये मेरी क्या है, एग्रीगेटेड इनकम है, इसमें मैंने जो है 34.944% लगा दिया, टैक्स निकल के आ गया 19,95,300। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो एग्रीगेटेड इनकम इसी तरह से निकलती है। एग्रीगेटेड इनकम निकालते हैं अपन इसी तरह से कि भाई अपन क्या करते हैं, सारे एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज कर देते हैं, मेरी एग्रीगेटेड इनकम आ जाती है। मैं जो है मैं टैक्स रेट लगा देता हूँ, एग्रीगेटेड इनकम में टैक्स रेट लगा दूंगा तो मेरा जो है एग्जिट टैक्स निकल के आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कैसे लेते हैं, तो ये सारे एसेट्स के अपन फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, लाइबिलिटीज में ये सारी लाइबिलिटीज इंक्लूड नहीं होती। फिर अपन ने देखा कि भाई फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कैसे लेते हैं, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू अपन इस तरह से लेते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़े। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। आ जाओ 27 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अगेन वही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, क्या दे रखा है, सर्विंग द पुअर चैरिटेबल ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12 AB ऑन 1/4/2023। वो क्या हो गई, मर्ज होगी विद अनदर एंटिटी जो एलिजिबल नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 12 AB और अप्रूवल अंडर 1023C। सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रस्ट बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मर्ज एंटिटी। ये कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट ने जो है एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करा, उसने बेसिकली क्या करा, एसेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू निकाली, अपने को जो निकालना है टैक्स लायबिलिटी। आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड 15 लाख है, हाउएवर अगर मैं उसको ओपन मार्केट में बेचता हूँ तो कितना हो जाएगा, 17 लाख। तो अपने को पता है एसडीवी और ओपन मार्केट वैल्यू विच आया, तो मैं वैल्यू क्या लूंगा, मैं वैल्यू लूंगा 17 लाख। आ जाओ, मैंने एसेट्स की वैल्यू उठाई, सबसे पहले तो लिया 17 लाख, किसकी, 17 लाख ली मैंने लैंड की, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट मुझे बता रखा है 75,000 इक्विटी शेयर्स हैं इंक लिमिटेड में, ट्रेडेड इन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, द लोएस्ट प्राइस इज 75, हाईएस्ट प्राइस इज 85। तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट मतलब 75 + 85 डिवाइड बाई 2 करके मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 75,000 से। आ जाओ, तो देखो मैंने क्या करा,
एवरेज उठाया 75 और 85 का एवरेज कितना है 80, 80 को मल्टीप्लाई करा 75,000 शेयर से, तो मेरी जो है शेयर्स की वैल्यू निकल के आ गई 60 लाख। आगे बढ़े, ये देखो क्या रखा है 55,000 प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास। अच्छा, दीज शेयर्स विल फैच 44 इफ दे आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट। तो बेसिकली अपन को क्या करना पड़ता है, ओपन मार्केट वैल्यू ही लेनी पड़ती है। तो 5,000 शेयर 55,000 शेयर 55,000 इंटू ओपन मार्केट वैल्यू कर दूंगा मैं, कितना है ओपन मार्केट वैल्यू की टोटल वैल्यू मुझे बता रखी है 44 लाख। तो 44 लाख मेरी क्या हो गई, 44 लाख मेरी जो है प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू हो गई। तो 44 मेरी प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू होगी, टोटल एसेट्स की वैल्यू निकल के आ गई मुझे 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 21 लाख। तो मेरे एसेट्स की वैल्यू हो गई टोटल कितनी, 1 करोड़ 21 लाख। अब क्वेश्चन में देखोगे आप, बाकी मुझे लाइबिलिटी दे रखी है, क्या बता रखा है, कॉर्पस फंड मेरी लाइबिलिटी नहीं होती, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस यूटिलिटी बिल्स मेरी लाइबिलिटी है। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई 90 + 6 96। तो देखो मेरी टोटल लाइबिलिटी कितनी निकल के आ गई 96 आ गई। एसेट्स में लाइबिलिटीज को लेस करा 25 लाख मेरी एग्रीगेटेड इनकम आ गई। इसमें मैं क्या करूंगा, परसेंटेज लगा दूंगा 34.944%। 25 लाख का मेरी टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ गई कितने की, 8,73,600। वेरी इजी। तो ट्रस्ट के क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं, बशर्ते है कि आपने जो प्रोविजन है बहुत अच्छी तरह समझ रखे हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 पे। हाँ जी, तो देखो अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखो 28 क्या कह रहा है, आश्रम मेमोरियल ट्रस्ट रनिंग हॉस्पिटल रजिस्टर्ड अंडर 12 अपने को फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बता रखे हैं 31/3/2024 के। अपने को जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम रनिंग ऑफ हॉस्पिटल कितनी है 14,25,000 है। मैंने 14,25,000 उठा ली इनकम फ्रॉम रनिंग ऑफ हॉस्पिटल। मुझे डोनेशन रिसीव हुआ है 5,75,000 का, जिसमें से अनोनमस डोनेशन है कितना 3 लाख का। तो आपको पता है कि भाई अनोनमस डोनेशन जो होता है उसकी अपन क्या करते हैं, एलिजिबल लिमिट निकालते हैं। एलिजिबल लिमिट क्या होती है, बेसिकली होती है कि भाई जो भी आपको टोटल डोनेशन मिला है उसका 5% और 1 लाख विचएवर इज हायर क्या है आपका एलिजिबल डोनेशन है। तो देखो आपको जो टोटल डोनेशन मिले हैं 5,75,000 के, उसका 5% करा कितना आया 28,750, और 1 लाख विचएवर इज हायर क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको एनोनमस डोनेशन मिले हैं में से 1 लाख तक के जो एनोनमस डोनेशन है उसको अपन नॉर्मल डोनेशन मानेंगे, उसको नॉर्मल डोनेशन की तरह ही ट्रीट करेंगे। और बाकी जो है 115 बीबीसी के अंदर 30% पे टैक्सेबल हो जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। बन के दुखों से यूं डरते नहीं, सच है चाहो। अब देखो आपको टोटल एनोनमस डोनेशन कितने मिले थे, आपको टोटल एनोनमस डोनेशन मिले थे 3 लाख के। हमने एक लिमिट निकाली, एलिजिबल लिमिट क्या निकाली 28,750 और 1 लाख विच एवर। तो इसका मतलब क्या है कि 1 लाख के जो आपके एनोनमस डोनेशन है उसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो 3 लाख में से मैंने 1 लाख लेस करा तो बचा कितना 2 लाख। 2 लाख जो है मेरे अब क्या होंगे एक्चुअल अनोनमस डोनेशन होंगे। अब देखो इधर आओ, 14,50,000 मैंने क्या कर लिया था, 14,50,000 से मेरी इनकम उठा ली थी। इसके अलावा मुझे जो डोनेशन मिले हैं कितने के मिले हैं 5,75,000 के मिले हैं। तो मैंने निकाल लिया कि 5,75,000 में से 2 लाख के एनोनमस डोनेशन माने जाएंगे। मैंने क्या करा 5,75,000 में से 2 लाख को लेस कर दिया, कितना बचा 3,75,000। ठीक है, 5,75,000 के मेरे क्या थे टोटल डोनेशन थे, एनोनमस डोनेशन क्या थे 3 लाख के थे। तो मैंने ये निकाला कि भाई एनोनमस डोनेशन अप टू द एलिजिबल लिमिट में क्या मानता हूँ नॉर्मल डोनेशन मानता हूँ, वो लिमिट कितनी निकाली 1 लाख। तो इसका मतलब है कि 3 लाख में से 1 लाख तो मेरा क्या हुआ नॉर्मल की तरह ट्रीट करा जाएगा, बाकी दो जो है क्या है एक्चुअल अनोनमस डोनेशन है। मैंने क्या करा 2 को लेस कर दिया, तो 5,75,000 में से मैंने 2 को लेस करा कितना आ गया 3,75,000। अच्छा, ये जो तो मैंने 2 लाख हटाए हैं ये इसको मैं क्या करूँगा अलग से इधर दिखाऊंगा। देखो ऐड करूंगा अनोनमस डोनेशन जो अलग से 115 बीबीसी के अंदर टैक्सेबल होंगे ये रहे। अच्छा, ऊपर वाले जो इनकम आ रही है आपकी, जो ऊपर वाली इनकम आ रही है वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। आ जाओ देखो, 14,25,000 में 3,75,000 ऐड करा कितना आ गया 18 लाख आ गया। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई आपने जो है 17 लाख क्या करा है हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करा है, बट 4 लाख क्या है अभी भी अनपेड है। तो हमको पता है कि भाई कैश बेसिस पे ही आपको जो है डिडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो खर्चा कितना मिलेगा करंट ईयर में जो है खर्चा आपको मिलेगा 17 - 4 13 लाख का। तो आपको जो है 13 लाख का ही क्या मिलेगा, 13 लाख का ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। अब देखो आपकी इनकम कितनी थी, आपकी इनकम थी 18 लाख। 18 लाख में से हम जो है 15% आपको जो है क्या करते हैं एग्जामेशन दे देते हैं कि भाई 15% के लिए आपको कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। तो 18 में से 15% हटाया कितना बचा 15,30,000, उसमें से 13 लाख आपका एप्लीकेशन हो गया कितना बचा 2,30,000। आगे देखो क्या दे रखा है, आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई ट्रस्ट ने जो है क्या कर रखा है अक्यूमुलेट करा था 15 लाख इन द प्रीवियस ईयर 18-19। तो ट्रस्ट ने बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 18-19 में जो है एओ को ये कहा कि भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ 15 लाख सेट अपार्ट कर रहा हूँ, मैं अगले 5 साल में उसको यूटिलाइज करूंगा। अच्छा, 18-19 से 5 साल कितने होते हैं, 18-19 से 5 साल होते हैं, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, मतलब करंट ईयर तक आपको जो है क्या करना था पूरा का पूरा 15 लाख यूटिलाइज कर देना था। लेकिन करंट ईयर तक आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 13.5 लाख यूटिलाइज कराया। तो जो भी आपने यूटिलाइज नहीं करा वो आपकी इनकम मानी जाती है। जो भी आपने यूटिलाइज नहीं करा वो आपकी क्या मानी जाती है, वो बेसिकली आपकी इनकम मानी जाती है। तो क्या हो जाएगा 15 लाख में से 13.5 हटाया तो बेसिकली 1.5 लाख जो है आपकी इनकम मान ली जाएगी। देखो ये आपकी इनकम मान ली गई, ये आपकी जो है 2,30,000 तो आपकी इनकम थी, उसमें से हमने क्या करा 1.5 लाख की और आपकी इनकम ऐड करी, टोटल इनकम कितनी हो गई 3,80,000। अनोनमस डोनेशन जो है आपके अलग से 2 लाख थे, तो टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई आपकी 5,80,000 की टोटल इनकम निकल के आ गई। अब नोट नंबर 2 पढ़ो, देखो क्या दरकार है नोट नंबर 2।
जो मैंने आपको बताया वही है कि अगर आपने इनकम को क्या करा है, अक्यूमुलेट करा है फॉर अ सर्टेन पर्पस, और आपने यूटिलाइज नहीं करा फॉर द सेट पर्पस विद इन 5 ईयर्स फॉर विच इट वॉज अक्यूमुलेटेड, देन जितना अमाउंट आपने यूटिलाइज नहीं करा वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, और उस पर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, 30% के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सो रिमेनिंग 1.5% ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड इनकम, और उसको जो है क्या करना पड़ेगा आपको, 115 बीबीआई में 30% में टैक्स पे करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है ना आपको, लॉजिकल है सारे प्रोविजंस। तो ना क्वेश्चन नंबर 28 पूरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 रन हॉस्पिटल, इट फर्निशेस यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसकी ग्रॉस रिसीट कितनी है, 5,25,000 है, अपने को निकालना क्या है, टोटल इनकम निकालनी है ट्रस्ट की। तो ग्रॉस रिसीट कितनी है, 5,25,000 है, 5,25,000 इसकी जो है ग्रॉस रिसीट है, आ जाओ। 5,25,000 इसकी ग्रॉस रिसीट हो गई, ये रही। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है। आगे मुझे ये बता रखा है कि भाई इनकम फ्रॉम द बिजनेस इंसिडेंट, तो मेन ऑब्जेक्ट कितना है, 2 लाख है, तो इसकी इनकम कितनी आ रही है, इसकी इनकम जो कोई आ गई 2 लाख की, इसको इनकम आ गई। आ जाओ आगे बढ़ो। फिर मुझे ये बता रखा है कि भाई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक कितना है, 32 लाख है। इट इंक्लूड्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में जो है 3 लाख का क्या इंक्लूड है, कॉर्पस डोनेशन इंक्लूडेड है, और 5 लाख का क्या इंक्लूडेड है, अनोमस डोनेशन इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर मुझे बता रखा है कि जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है ना, आर इंक्लूडेड इन द ग्रॉस एसेट, मतलब ये जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस एसेट के अंदर इंक्लूडेड है। आपको एक चीज पता होगी कि भाई जो आपकी कॉर्पस डोनेशन 3 लाख की है, तो क्या होते हैं बेसिकली, एग्जेम्प्ट होते हैं। क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, राइट। अच्छा, आपको अनोनमस डोनेशन मिला है 5 लाख का, अपन क्या करेंगे, अगेन एलिजिबल लिमिट निकालेंगे। क्या होती है एलिजिबल लिमिट, 32 लाख। टोटल डोनेशन जो मुझे रिसीव हुए हैं, टोटल ग्रॉस सेट मुझे रिसीव हुई है, ठीक है, जो टोटल डोनेशन रिसीव हुए हैं उसका 5%, तो 32 लाख का 5% और 1 लाख, विचर इज हायर क्या होगी, मेरी एलिजिबल लिमिट होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो नॉन एलिजिबल है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉस सेट में सब कुछ इंक्लूडेड है ना, और उसको मैं जो है अलग से नीचे टैक्सेबल करूंगा 115 बीबीसी में 30% पे। आ जाओ, देखो लिमिट निकालते हैं अपन। 32 लाख का मैंने 5% करा, और 1 लाख विचर इज हायर कितना हो गया, 1,60,000। इसका मतलब ये है कि भाई 1,60,000 तो मेरे क्या है, एलिजिबल है, तो नॉन एलिजिबल कितना हो गया, अनोनमस डोनेशन थे 5 लाख, उसमें से जो है 1,60,000 एलिजिबल है, तो नॉन एलिजिबल कितना है, 3,40,000 है। तो इस नॉट एलिजिबल अनोनमस डोनेशन को मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपनी जो ग्रॉस रिसिट है उधर से हटा दूंगा। क्यों हटा दूंगा, क्योंकि उसको मैं नीचे से अलग से टैक्सेबल करता हूँ। तो देखो 3,40,000 मैंने इधर अलग से टैक्सेबल करा, और उधर से मैं क्या करूंगा, उधर से बेसिकली 3,40,000 हटा दूंगा। तो 5,25,000 में से मैं 3 लाख हटाया, 3 लाख क्या है, कॉर्पस डोनेशन है, और 3.4 हटा दिया जो मेरा क्या है बेसिकली अनोनमस डोनेशन है एक्चुअल का। मेरी ग्रॉस रिसिट कितनी आ गई, देखो ग्रॉस रिसिट निकल के आ गई 5,518.6, ठीक है। टोटल हो गया, इसमें से मैंने 15% का एग्जाम्पशन लिया, कितना बचा, 442.51। आगे बढ़े। मुझे बता रखा है कि भाई आपने जो है हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे खर्चा करा है कितने का, आपने जो है हॉस्पिटल पे खर्चा करा है 205 लाख का। तो हॉस्पिटल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने हैं, 205 लाख के हैं, तो इसमें क्या करेंगे अपन, 205 लाख का आपको रिडक्शन दे दिया जाएगा। देखो हमने आपको जो है 205 लाख का रिडक्शन दे दिया। आगे बढ़ो। आगे मुझे ये क्या रखा है कि जो ग्रॉस रिसीट है, अपने जो ऊपर ग्रॉस रिसीट देखी ना, तो ग्रॉस रिसीट इन वन इंक्लूड्स 55 लाख विच हैज अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। तो 55 लाख ऐसा है, 55 लाख आपको ऐसा पैसा मिला है जो अक्रूड तो हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो आप क्या कहोगे, आप ये को एप्लीकेशन दे सकते हो, ये कहते हो कि प्रभु मुझे रिसीव नहीं हुआ है, मैं एप्लीकेशन फाइल कर देता हूँ, इसको जो है आप क्या करो, डीम अप्लाई मान लो। जब ये मुझे पैसा मिलेगा या फिर उसके अगले साल में मैं क्या करूँगा, बेसिकली इसको जो है एक्सपेंस ऑफ कर दूंगा। तो अगर आपको पैसा करंट ईयर में नहीं मिलता लेकिन अक्रू हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, एओ को एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई देखो कल मुझे ये पैसा मिलेगा, उस साल या फिर उसके अगले साल में क्या कर सकता हूँ, इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आपने एप्लीकेशन दे दी तो क्या हो जाएगा, ये 55 लाख का आपको बेसिकली रिडक्शन दे दिया जाएगा। तो देखो 55 लाख का हमने रिडक्शन दे दिया, अमाउंट अक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आगे देखो क्या दे रखा है, 18 लाख आपको जो है रिसीव हुए एज ऑन 31/3/2024। तो आप सरकार से ये कहते हो कि प्रभु 18 लाख तो मुझे 31/3/2024 मतलब ईयर एंड पे रिसीव हुए हैं। अब ये हो सकता है ना कि भाई आखिरी दिन पे आप सब सारा पैसा खर्च नहीं कर पाओ। तो अगेन आप एप्लीकेशन देते हो किसको, एओ को, और बोलते हो कि देखो ये 18 लाख जो है मुझे करंट ईयर में मिले हैं लास्ट दिन पे, मैं लास्ट दिन में इसको पूरा खर्च नहीं कर पाया, तो मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ कि मैं इसको अगले साल में खर्च कर दूंगा। तो अगर आप दोनों एप्लीकेशन दे देते हो तो क्या होगा, 55 लाख और 18 लाख आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। देखो 55 लाख और 18 लाख आपको खर्चा अलाउ कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अपन ने एप्लीकेशन दी है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देखो नीचे आप लाइन पढ़ोगे तो क्या दे रखा है, कंप्यूट द टोटल इनकम इन ऑर्डर टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट्स विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है फिर ट्रस्ट पे जो भी प्रोविजंस रखते हैं आप सारे प्रोविजंस को कंसिडर करते हुए ट्रस्ट की जो इनकम है वो कम से कम निकालो, ठीक है, ताकि ट्रस्ट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बेनिफिट कब मिलेगा, बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप जो है बेसिकली सरकार को एप्लीकेशन दे रहे हो, फॉर्म दे रहे हो कि भाई देखो पैसा मुझे लास्ट दिन पे मिला है, मैं क्या करूंगा इसको अगले साल यूटिलाइज करूंगा। पैसा मुझे मिला ही नहीं है तो मैं अगले साल यूटिलाइज करूंगा या फिर उसके अगले साल यूटिलाइज कर दूंगा, ठीक है। फिर देखो क्या देखा है, ट्रस्ट ने जो है सेट अपार्ट करा 80 लाख फॉर एक्वायरिंग अ बिल्डिंग टू एक्सपांड इट्स हॉस्पिटल। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बिल्कुल सरकार को ये कह सकते हो कि देखो मैं पैसा सेट अपार्ट कर रहा हूँ, अगले 5 साल के लिए इसको यूटिलाइज करूंगा। बट द अमाउंट वॉज पेड इन दिसंबर 2024 when the seal deed was registered at a time। कोई दिक्कत नहीं है, आपने करंट में आपने सेट अपार्ट कर दिया, आपने सेट अपार्ट कर दिया तो आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। बट कंडीशन ये है, आपने सेट अपार्ट करने के बाद 11/5 के मोड्स में इन्वेस्ट कर दिया था। तो 80 लाख क्या करोगे, 80 लाख देखो आप जो है 80 लाख का भी आपको जो है डिडक्शन दे दिया जाएगा। देखो ये रहा, हमने 80 लाख का भी आपको जो है डिडक्शन दे दिया, ठीक है। तो 11/2 में आप क्या कर सकते हो, सेट अपार्ट कर सकते हो पैसा सरकार को ये कहते हुए कि भाई देखो मैं अगले 5 साल के लिए इसको यूटिलाइज करूंगा, अगले 5 साल तक के लिए इसको यूटिलाइज कर दूंगा।
फिर देखो आगे क्या क्या रखा है। फिर ये कह रखा है कि भाई आपने जो है एक न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज करा है 28 लाख का, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई अगर कैपिटल एसेट खरीदा होता है तो उसका पूरा का पूरा आपको डिडक्शन दे दिया जाता है। तो 28 लाख का जो आपने ये कंप्यूटर खरीदा है, इसको आपको जो है पूरा का पूरा खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। आ जाओ, तो 28 लाख का देखो मेरे को खर्चा अलाउ कर दिया गया, आगे बढ़ो। फिर क्या रखा है कि भाई ट्रस्ट ने जो है 35 लाख इनकर करे हैं फॉर द परचेज ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर, कोई दिक्कत नहीं, अलाउ कर दिया जाएगा। और आपने जो है 15 लाख और लोन रीपे करा है टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोन रीपे करते हो तो उसका भी जो है क्या मिल जाता है, आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाता है। तो 35 लाख का आपको डिडक्शन मिल गया, 15 का डिडक्शन मिल गया, तो टोटल आपने क्या करा, सबको अगर क्या करोगे एडलेस करोगे तो आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो आएगी 9.91। ईजी है, इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन और पूरे डीटी में कहीं हो नहीं सकता। यहाँ पर आपको बस एक लाइन में जो है अपना एडजस्टमेंट करना है, ईजी। तो अपना क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 29 अपन ने कर लिया। आ जाते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या दे रखा है, माथी चैरिटेबल ट्रस्ट स्टैंडर्ड 12 बी फॉलोइंग द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोइंग फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अपन क्या फॉलो कर रहे हैं, अपन जो है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो कर रहे हैं। हॉस्पिटल से ग्रॉस रिसीट कितनी हो रही है, हॉस्पिटल से आपको ग्रॉस रिसीट हो रही है 600 लाख की, तो देखो 600 लाख मेरा ग्रॉस रिसीट आ गया इधर। फिर मुझे दे रखा है कि भाई ग्रॉस रिसीट फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज से मेरी ग्रॉस रिसीट हो रही है कितने की, कॉलेज से मेरी ग्रॉस रिसीट हो रही है 580 लाख की। ग्रॉस रिसीट हो रही है मेरी कॉलेज से कितने की, 580 लाख की, मैंने 580 लाख इधर लिया, तो टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई, टोटल इनकम निकल के आ गई जो भी है, तो फिगर ही समझ नहीं आ रहा क्या है ये, 1180000000, ठीक है। हाँ, 11 करोड़ 80 लाख हो गया ना, हाँ ठीक है, 11 करोड़ 80 लाख, ओके आगे बढ़ो। कॉर्पस डोनेशन बाय वे ऑफ चेक 30 लाख, आपको जो है कॉर्पस डोनेशन मिला है कितने का, 30 लाख का, एंड बाय वे ऑफ कैश 5 लाख, तो सीधी सी बात है, जो भी आपको कॉर्पस डोनेशन मिलता है वो तो एग्जाम होता ही है। तो 35 लाख का कॉर्पस डोनेशन आपका टैक्सेबल नहीं है। अनोनमस डोनेशन देखो कितना है, अनोनमस डोनेशन आपको दे रखे हैं 10 लाख के, तो अपन क्या करेंगे, अगेन एलिजिबल लिमिट को चेक करेंगे। एलिजिबल लिमिट क्या होती है कि भाई टोटल डोनेशन जो आपको मिला है उसका 5% ऑफ 1 लाख विचएवर इज हायर। टोटल डोनेशन कितना मिला है देखो, 35 लाख ये और 10 लाख ये, तो कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया 35 और 10 45, 45 लाख का 5% और 1 लाख, आ जाओ। 45 लाख का ये रहा देखो, 45 लाख का 5% और 1 लाख, 45 लाख का 5% 1 लाख विचार हजार कितना हो गया, 2,25,000। 10 लाख के टोटल डोनेशन में से, 10 लाख के टोटल डोनेशन में से 2.25 क्या है, एलिजिबल है, तो बेसिकली हुआ क्या कि बेसिकली ये जो 7.75 ये नॉन एलिजिबल है, 115 बीबीसी में 30% पे टैक्सेबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस 7.75 को नीचे ऐड कर दूंगा, जब मैं नीचे इसकी इनकम निकाल रहा हूँ देखो, ये रहा 7.75 मैंने नीचे ऐड कर दिया, और बाकी जो बैलेंस है 2.25 मैंने ऊपर ऐड कर दिया। टोटल निकाला, टोटल निकाला, फिर मैंने क्या करा, 15% का एलिजिबल एग्जामेशन दिया आपको, आपकी इनकम बची आई कितनी थी, अब आपको जो है इतना इनकम को क्या करना है, करंट में अप्लाई करना है। आगे देखो क्या दे रखा है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे करें कितने के, 420 के और 400 के, कोई नहीं डिडक्शन ले लो, देखो 420 और 400 का आपने डिडक्शन ले लिया। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, फीस नॉट रिसीव्ड रियलाइज फ्रॉम द पेशेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। जो मुझे पैसा मिला ही नहीं है, जो मुझे पैसा मिला ही नहीं वो तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, राइट। ये देखो क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपने लिया है कितने का, 18 लाख का, डेप्रिसिएशन आपका 18 लाख का बनता है, लेकिन जो भी आपने एसेट पे डेप्रिसिएशन लिया है उसको तो हमने आपको क्या करा है, पूरा पूरा जो है एज एप्लीकेशन इनकम मान लिया गया था अर्लियर ईयर्स में, तो क्या डेप्रिसिएशन वापस अलाउ करा जाएगा, नहीं अलाउ करा जाएगा। तो क्या दे रखा है, द एंटायर कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एंटायर कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्लेम्ड एज एप्लीकेशन इन द अर्लियर ईयर, तो जब हमने आपको कॉस्ट का डिडक्शन दे दिया तो हम आपको वापस डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं देंगे, तो इसका आपको जो है डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर देखो क्या दे रखा है, एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फॉर 120 लाख ऑन 1/6/2023 फॉर एक्सपांशन ऑफ हॉस्पिटल, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड देयर इन 100 लाख, तो आपने जो है एक बिल्डिंग खरीदी है 120 लाख की, उस दिन पे एसडीपी कितनी है 140 लाख की, तो आप बोलोगे कि भाई मैं जो है 140 लाख इसकी टैक्सेबल कर दूं, 140 लाख एप्लीकेशन इनकम मालूम, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, तो 56 to 10 होता है, तो अपना 56 to 10 सेक्शन होता है, वो बेसिकली किस पे अप्लाई नहीं होता, बेसिकली जो है ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब ये है कि भाई अगर ट्रस्ट को कोई सामान मिल रहा है, कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो 56 to 10 अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में आप ये सोचोगे कि भाई जो है 140 लाख में परचेज वैल्यू मानना चाहिए, ठीक है, मैंने एक्चुअल में खरीदा कितने पे 120 पे, अच्छा इसकी एचडीबी कितनी है 140, तो आप बोलोगे भाई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस में 56 to 10 में क्या कर दूँ, टैक्सेबल कर दूँ, इन दोनों का डिफरेंस में 56 to 10 में टैक्सेबल कर दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 56 to 10 ट्रस्ट पे अप्लाई नहीं होता। आपने जो बिल्डिंग खरीदी है 120 लाख की, उसका हम आपको डिडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 120 लाख की जो आपने बिल्डिंग खरीदी है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर देखो मैंने क्या बोला, 56 to 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू ट्रस्ट जो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, ट्रस्ट ने जो है डोनेशन दिया है 25 लाख का टू दूसरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 बी, अच्छा नॉट हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर दूसरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है 12 में तो आपको जो है डोनेशन अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ 85%। तो 25 लाख का 85% आपका एप्लीकेशन इनकम मान लिया जाएगा, तो मतलब 25 लाख का 85% 21,25,000, 21,25,000 को डिडक्शन मिल जाएगा, इसको टोटल करो,
फिर इसमें से इसको लेस कर दो, आपकी जो है टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। अदर देन अनोनमस डोनेशन आपने जो है क्या करा, फिर अनोनमस डोनेशन को ऐड करा तो आपकी जो है टोटल इनकम निकल के आ गई 51,41,250। फाइनली आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आए, 31 पे आई मीन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 ये कह रहा है कि भाई महान चैरिटेबल ट्रस्ट इज रनिंग एन इंस्टीट्यूशन विद द हॉस्टल फैसिलिटी फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन, ठीक है, रजिस्टर अंडर 12 बी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की देखो कितने के, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है 150 लाख के। इसमें से 20 लाख का क्या है, इसमें से 20 लाख का अगर आप देखोगे 20 लाख का आपका जो है कॉर्पस डोनेशन है। फिर देखो दे रखा है डोनेशन ऑफ 20 लाख फ्रॉम माइकल अ फॉरेन डोनर विच वाज रिसीव ऑन 31/3/2024। तो माइकल लाल, आई मीन माइकल, माइकल लाल से आपको जो है 20 लाख का डोनेशन मिला है। माइकल लाल से आपको कितना मिला है, 20 लाख का डोनेशन मिला है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो अपन कहाँ थे, अपन ये थे कि भाई अपने को जो है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला है 150 लाख का। इसमें से मुझे ये पता चला कि भाई 20 लाख का तो कॉर्पस डोनेशन है और 20 लाख जो है मुझे किसी ने दिए है, माइके लाल ने दिए हैं जो एक फॉरेन डोनर है। और मुझे कब रिसीव हुआ था, 31/3/2024 को रिसीव हुआ था। तो लॉजिकली अगर आपको पता है कि भाई अगर कोई डोनेशन आपको ईयर एंड पे रिसीव होता है तो आप सरकार को क्या बोल सकते हो, सरकार के पास सिफारिश कर सकते हो कि हे प्रभु मैं खर्च नहीं कर पाया, हम जो है आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें जो है खर्चा अलाउ कर दो, हम इसको जो है अगले साल क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। तो कितना दे रखा है, 150 में से मैं क्या करूंगा, 20 को तो लेस कर दूंगा, क्योंकि 150 में से 20 लेस कर दूंगा क्योंकि कॉर्पस डोनेशन क्या होता है, एग्जाम होता है। तो 150 में से मैंने 20 लेस करा, कितना निकल के आ गया, 1,30,00,000 निकल के आ गया। आगे बढ़ो, देखो क्या दे रखा है। अच्छा, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए जो है बेसिकली मैं 20 लाख के लिए जो है सरकार को एप्लीकेशन दे सकता हूँ। इस बात की एप्लीकेशन की भाई मैं जो है अगले साल खर्च कर दूंगा। आगे बढ़ो। सैलरी पे टू टीचर कितनी दे रखी है, 40 लाख का खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। अदर एक्सपेंसिस कितने दे रखे, 10 लाख के दे रखे हैं, जिसमें से आपने जो है 30 लाख जो है कैश में पे कर दिया है तो अलाउ नहीं करा जाएगा, 40 ये 3 लग जाएगा। तो 40 लाख ये अलाउड हो जाएगा। 10 लाख माइनस 30,000 कितना हो गया, 9,70,000, तो 40 लाख हो गया। तो ये रहा 40 लाख का खर्चा अलाउ हो गया और 9,70,000 का आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो। आगे मुझे ये कह रखा है कि भाई आपके पास एक लैंड थी जो आपने परचेज करी थी 2022-23 में, कितने की, 5 लाख की। 5 लाख की लैंड परचेज करी थी आपने, बेच दी कितने की, 10.5 की बेची। कैपिटल गेंस कितना हुआ, कैपिटल गेंस आपका जो है 10.5 माइनस 5 कितना हुआ, 5.5 का जो है आपका कैपिटल गेंस हुआ। देखो 5.5 का आपको जो है कैपिटल गेंस हुआ, आपकी इनकम में ऐड हो गया। या फिर टोटल इनकम को 15% का हमने एग्जाम्पशन दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है इतनी इनकम को अप्लाई करना है। कैप गेंस हो गई तो आपको एक चीज पता है कि अगर आप जो है जो कैप गेंस होता है, ठीक है, जो सेल कंसिडरेशन होती है उसको न्यू एसेट में इन्वेस्ट कर देते हो, क्या होता है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट क्या हो जाता है, आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम अलाउ कर दिया जाता है। अब देखो हमने क्या करा, 5 लाख की एसेट को 10.5 लाख पे बेच दिया और फिर एक नई एसेट खरीद ली कितने की, 12 लाख की। अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है, 12 लाख है, कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट क्या है, 5 लाख है। तो 12 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 7 लाख आपको जो है डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। डीम्ड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा तो 7 लाख का जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो 7 लाख का खर्चा अलाउ कर दिया गया, 5,50,000 और प्लस 1,50,000 कितना हो गया, ये टोटल हो गया 7 लाख का, ठीक है। तो आप इसको जो है क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 7 लाख लिख सकते हो कि भाई कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। ठीक, तो 7 लाख का आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया गया। आगे बढ़ो। आगे मुझे क्या क्या रखा है, आपने जो है 5 लैपटॉप परचेज करें 50,000 ईच के, तो 50,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2.5 लाख का आपको जो है खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी आपके कैपिटल नीचे के खर्चे होते हैं वो भी आपको अलाउ कर दिए जाते हैं। फिर देखो क्या दे रखा है, फिर मुझे बता रखा है कि भाई आपने जो है क्या करा है, ट्रस्ट हैज अक्यूमुलेटेड 30 लाख फॉर 5 ईयर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20। अच्छा 19-20 से अगर 5 साल करूँ तो कितना होता है, 21-22-23-24-25, मतलब अभी तो 5 साल खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, द ट्रस्ट हैज accumulated 30 लाख फॉर 5 years इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20 फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोजेक्ट। द अमाउंट स्पेंट फॉर द सेट पर्पस टिल 31/3/2024 कितना है, 27 लाख है। द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विदाउट सेविंग इन प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो देखो आपका प्रोजेक्ट तो पूरा कंप्लीट हो गया राइट, लेकिन आपके 5 साल कब खत्म होंगे, 5 साल खत्म होंगे 2025-24-25 है, मतलब अगले साल। अगले साल खत्म होंगे तो अपन क्या करेंगे, अगले साल तक आपको समय दिया है, अगले साल तक अगर आप क्या कर देते हो, पैसा खर्च कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च नहीं करोगे तो अगले साल जो है 115 बीबीआई में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो करंट ईयर में इसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इनिशियली 5 साल के लिए एक्यूमुलेट करा था और करंट ईयर आपका 4th ईयर ही चल रहा है। फिर देखो क्या दे रखा है, 2 एडिशनल रूम्स मेजरिंग 1500 स्क्वायर फीट ईच वाज कंस्ट्रक्टेड इन द एग्जिस्टिंग होटल फॉर द चिल्ड्रन एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 1200 पर स्क्वायर फीट। तो 1200 इंटू 1500 कर लो, 1200 इंटू 1500 जो है आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो 1200 इंटू 1500 और आपने 2 फ्लैट बनाए या 2 रूम बनाए तो कितना हो जाएगा, 36 लाख का आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। फिर देखो क्या दे रखा है, आपने जो है कॉर्पस डोनेशन दे दिया दूसरे ट्रस्ट को, तो आपको पता है कि भाई अगर आप क्या करते हो कॉर्पस डोनेशन देते हो दूसरे ट्रस्ट को तो वो जो है आपका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। तो बेसिकली 20 लाख आपको खर्चा नहीं माना जाएगा, बस हो गया। आपकी जो टोटल इनकम आ रही थी उसमें से आप क्या करो, ये सारे खर्चे लेस करो, कितना आ जाएगा, ये 95,20,000 आ गए सारे खर्चे। टोटल इनकम में से 95,20,000 को लेस करोगे तो आपकी जो टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी, 19,97,500, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि जो अपने खर्चा करा था 27 लाख का, बैलेंस 3 लाख का मैंने खर्चा नहीं करा, लेकिन वो 5वें साल में टैक्सेबल होगा, मतलब अगले साल 24-25 में टैक्सेबल होगा। तो करंट ईयर में कोई भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा।
तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 19,97,500 की आपकी जो है टोटल इनकम निकल के आ गई। वेरी इजी। आगे बढ़े। अब देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। अच्छा एक और चीज़ समझ लेना, अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है तो एक काम करना, इधर 25 लाख लिखा होगा, उस 25 लाख को हटा के इधर कर देना 5 लाख, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है तो ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32 में फिगर्स मेरे गायब हो गए होंगे फॉर्मेटिंग की वजह से, तो इसको आप क्या करना मैनुअली लिख लेना, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, द बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स शीतल चैरिटेबल ट्रस्ट एज ऑन 31/1/2024 एंड इट्स अदर इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी है। मुझे बता रखा है कैपिटल फंड क्रेडिटर्स लैंड परचेज इन 2014, फिर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज इन 2017, आपने 2000 इक्विटी शेयर्स परचेज करें जो लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। फिर आप देखो बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ नेशनलाइज बैंक, बैलेंस इन फिक्स डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक, आपका कैश इन एंड और टीडीएस दे रखा है आपको। फिर मुझे ये बता रखा है कि भाई रजिस्ट्रेशन अंडर 12 एबी कब लिया था आपने, रजिस्ट्रेशन आपने लिया था 2011 में, रजिस्ट्रेशन आपने जो है 2011 में लिया था। आगे देखो क्या दे रखा है, रजिस्ट्रेशन लिया था 2011 में। अच्छा हम मर्ज हो गए विद अनदर एंटिटी नीदर हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नॉट रजिस्टर्ड अंडर 12 एबी, कब मर्ज हो गए, बेसिकली हम करंट ईयर में 31/1/2014 में मर्ज हो गए। तो इसका मतलब क्या है, आप पे जो है एग्जिट टैक्स लग जाएगा, आप पे जो है आपको एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी एग्रीगेटेड इनकम पे, और एग्रीगेटेड इनकम जो भी आएगी उस पर 34.944% पे आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जो है एग्जिट टैक्स निकालना है। आ जाओ देखो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, जो आपने 2014 में लैंड परचेज करा था उसकी उसकी एचडीवी कितनी दे रखी है, उसकी एचडीवी दे रखी है 120 लाख, और अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो कितने पे बेच पाओगे 250 पे, तो क्या हो जाएगा विचवर हाई ले लेंगे अपन 250, तो विचवर हाई मैंने उठा लिया 250 का। आगे देखो क्या दे रखा है, जो आपने लैंड बिल्डिंग 17 लाख की 2017 में परचेज करी थी, अगर आप उसको ओपन मार्केट में बेचने जाओगे तो 1000 लाख में बिकेगी, विल फैच 1000 लाख एज 1050 लाख एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट एच डी वी वॉज ऑन 31/2024, ठीक है। एक जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं अपन, मिसप्रिंट है क्या, बैलेंस शीट ऑफ शीतल, HDV 1050, ओके ठीक है, ये अगेन थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो ठीक कर लो। लैंड बिल्डिंग परचेज इन 2017, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज इन 2017 if sold in the open market value will fetch 1000 लाख, will fetch 1000 लाख as per registered value का सर्टिफिकेट, एंड एसडीवी एज ऑन 31/2024 वॉज 1050 लाख, इसको करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, अगेन विच एवर इज हाई ले लेंगे अपन, विच एवर इज हाई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1050, ये हो गया मेरा 1050। फिर आगे देखो क्या रखा है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू बता रखी है 1098 1051, तो विच एवर इज अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। तो जो मेरे लिस्टेड शेयर्स होते हैं उसका क्या ले लिया जाएगा, एवरेज ले लिया जाएगा। तो देखो शेयर्स कितने दे रखे हैं मेरे पास, शेयर्स मेरे पास थे 2000, तो 2000 इंटू एवरेज कर दूंगा, तो एवरेज कर दो इनका। आपने क्या करा बेसिकली 1098 और 1051 का एवरेज करा, कितना आया 1074.5 इंटू 2000 कर दिया, तो मेरी शेयर्स की वैल्यू कितनी आ गई 21,49,000 की। फिर देखो क्या दे रखा है, फिर मुझे बता रखा है कि भाई आपके पास बैलेंस इन करंट अकाउंट, बैलेंस इन एफडी और कैश दे रखा है कितना 10 लाख 200 लाख और 3.5, टीडीएस आपका जो है एसेट नहीं होता, 10 200 और 3.5 ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ 10 लाख ऐड हुआ, 200 ऐड हुआ, 3.5 ऐड हुआ, तो आपके टोटल एसेट की वैल्यू निकल के आ गई 15,34,99,000। आ जाओ आपके टोटल एसेट की वैल्यू आ गई 15,34,99,000। अब अपन क्या करेंगे, लाइबिलिटी निकालेंगे। मुझे बता रखा है कि भाई जो आपके सनरी क्रेडिटर्स है 30 लाख के, उसमें से आपने क्या कर रखा है, सॉरी आपके जो सनरी क्रेडिटर्स है उसमें से आपने 30 लाख प्रोवाइड कर रखा है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस टू कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर विच नो बिल्स आर रिसीव्ड, मतलब बेसिकली बिना बिल के आपने जो है खर्चा बुक कर दिया जो आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। तो बिना बिल के आप खर्चा कैसे बुक कर सकते हो, कंटिंजेंट लाइबिलिटी मत बनाओ इसको, बिल हो तो ही बुक करो। तो देखो आपके जो कैपिटल फंड है वो तो आपकी लाइबिलिटी होती नहीं है, जो आपके सनरी क्रेडिटर्स है 335 के, उसमें से क्या करूंगा मैं, उसमें से बेसिकली मैं जो है ये जो मैंने हवा में जो 30 लाख के खर्चे बुक करे हैं उसको लेस कर दूंगा, तो 335 में से 30 लेस कर दूंगा, कितना बचेगा 335 में से अगर आप 30 लेस कर दोगे तो बचेगा आपके पास 305, तो आपकी लाइबिलिटी निकल के आ गई 305, एग्रीगेटेड इनकम निकल के आ गई, इस पर आपने टैक्स लगाया 34.944% का, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई कितने की 429,80,771, और उसको क्या करोगे नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ कर दोगे तो आपकी जो है एग्जिट टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी, वेरी इजी, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, मैंने आपको बता दिया दो करेक्शन करने हैं, एक तो ये वाली फिगर सेट कर लेना और उसके अलावा एक ये ऐड कर देना, मेरी जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो तो कितनी 1000 है, और एचडीवी कितनी है, एचडीवी जो आएगी मेरी 1050 लाख की आएगी। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 पे, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन जो है छोटे मोटे थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में भी फिगर इंक्लूडेड नहीं होंगे, फॉर्मेटिंग की वजह से उड़ गए हैं, आप ऐड कर लेना अगर आपके पास मेरा क्वेश्चन बैंक है तो। अब देखो क्या दे रखा है, मनी फाउंडेशन अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 एबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रन स्कूल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, अपने को फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बता रखे हैं, कंप्यूट करनी है अपने को टोटल इनकम निकालनी है इन ऑर्डर टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट्स विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ।
अब देखो क्या दे रखा है, ग्रॉस रिसीट अपने को बता रखी है स्टूडेंट से टुवर्ड्स ट्यूशन फी डेवलपमेंट फी कितनी है 600 लाख की, तो देखो ये 600 लाख की मेरी क्या हुई, ग्रॉस रिसीट हो गई। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव में पब्लिक से जिसमें से अनोनमस डोनेशन इंक्लूडेड है, कितने के हैं देखो, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपकी जो है कितने के 25 लाख के, लेकिन उसमें से 5 लाख का क्या है, 5 लाख का अनोनमस डोनेशन है। गवर्नमेंट ग्रांट देखोगे तो वो कितने की है, 8 लाख की, तो गवर्नमेंट ग्रांट मैंने इधर 8 लाख ऐड कर दी। अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली अनोनमस डोनेशन की लिमिट निकालनी पड़ेगी, कितना होता है टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन का 5% ऑफ 1 लाख विच एवर इज हायर, टोटल डोनेशन का 5% ऑफ 1 लाख विच एवर इज हायर, तो टोटल डोनेशन कितने हैं मेरे, टोटल डोनेशन है 25 लाख, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है 8 लाख है। तो देखो ध्यान रखना, जब आप प्रैक्टिकली आईटीआर भरते हो, जब प्रैक्टिकली आईटीआर भरते हो, तो जब अपन अनोनमस डोनेशन की लिमिट निकालते हैं तो आईटीआर प्रैक्टिकली ऑटोमेट करके गवर्नमेंट ग्रांट को भी क्या करती है, गवर्नमेंट ग्रांट को भी जो है डोनेशन की लिमिट में ऐड कर देती है, ठीक है। तो आईटीआर जब आप भरते हो तो जब आप टोटल डोनेशन लेते हो ना, तो जो अपना प्रोसेसिंग है वो बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट को भी जो है क्या मानता है, टोटल डोनेशन में इंक्लूड कर देता है। तो 25 लाख प्लस 8 लाख का 5% कितना होता है, 25 प्लस 8 हो गया 33, 33 का 8% निकालो, 33 का 5% नॉट 8%, 33 का 5%, देखो ये रहा 33 का 5% निकाला, और 1 लाख विच एवर तो कितना हो गया बेसिकली ये, 33 का 5% करो, 33 का अगर मैं 5% करता हूँ तो आएगा 1.65, तो 1.65 और 1 लाख विच एवर मतलब 1.65 मेरा एलिजिबल है। तो टोटल में से टोटल एनोनमस डोनेशन कितने हैं, टोटल एनोनमस डोनेशन है 5 लाख के, उसमें से मैं क्या करूँगा 1.65 लेस कर दूंगा, तो 5 में से मैंने 1.65 लेस करा, कितना निकल गया आई 3.35, तो 3.35 मैं अलग से कंसिडर करूंगा। तो जो मेरे वॉलंटरी डोनेशन है कितने के हैं, 25 लाख है, 25 लाख में से 3.35 को मैं लेस कर दूंगा, तो देखो ये रहा 25 लाख में से मैंने 3.35 को लेस करा, कितना निकल के आ गया ये। चलो इन लोगों ने थोड़ा प्रेजेंटेशन अलग कर रखा है, इन लोगों ने प्रेजेंटेशन क्या अलग करा कि भाई 25 लाख में से पहले तो पूरा का पूरा अननोन डोनेशन लेस कर दिया, कितना बचा 20 लाख ही बचा, और जो 1,65,000 था उसको इन लोगों ने इधर कंसिडर कर लिया। तो आप भी आप वैसा भी कर सकते हो जो इन लोगों ने कर रखा है, या फिर जो अपन डायरेक्टली करते हैं वैसा भी कर सकते हो। अपन क्या कर रहे थे, अपन ये कर रहे थे कि भाई 25 लाख में से डायरेक्टली क्या कर रहे थे अपन 3.35 को लेस कर रहे थे, कितना होता है 25 लाख में से 3.35 को लेस करोगे, 3.35 को लेस करा तो कितना आ गया ये 21.65 आया, और इसको टोटल करो 20 लाख और 1,65,000, तो भी क्या आएगा 21.65 आएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और और इन लोगों की तरह अलग अलग कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा डायरेक्ट करना, इससे आपको थोड़ा समय बचेगा और आपका टाइम बचेगा, इसकी वजह से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी फोकस कर सकते हो अपनी मेन एग्जाम पे, राइट। अच्छा बाकी जो 3,35,000 था वो कहाँ जाएगा, बाकी जो जो भी अमाउंट था कितना था, 5 में से मैंने 1.65 लेस करा, कितना आया था 3.35, राइट। वो मैंने अलग से देखो इधर कंसिडर कर लिया, वो अलग से नीचे आ जाएगा, जो 115 बीबीसी में 30% पे टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। हाँ, तो मैंने इन सबका टोटल करा, मैंने इन सबका टोटल करा कितना है 628, फिर उसमें मैंने क्या करा अनोनमस डोनेशन को ऐड करा, 15% का एलिजिबल लिमिट ले लिया, देखो 15% ऑफ द इनकम सेट अपार्ट कर लिया, कितना आ गया मेरा 15% इनकम सेट अपार्ट कर दे, तो करो इसको 628 प्लस 165 करो, 628 प्लस 165, 6 करोड़ 28 लाख प्लस 1,65,000 लेस 15% करूंगा मैं, तो कितना आ जाएगा ये, लेस करोगे 1,50,000 लेस करोगे 15%, तो आपका आ जाएगा 535,20,250, ठीक है। तो आपने 15% सेट अपार्ट करा, 15% आपने सेट अपार्ट करा कितना 94,44750, तो थोड़ा सा चीज़ करेक्ट कर लेना, हटा दो इधर, क्या आ जाएगा इधर 15% वाली लाइन ना वो आ जाएगी इधर, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा इतना, इसमें से आप क्या करोगे 15% को सेट ऑफ करोगे, अमाउंट आ जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं अपन, आपने जो है क्या करा है डोनेशन दिया है टू द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट, आपको जो है अलाउ नहीं करा जाएगा, अगर आप जो है कॉर्पस डोनेशन देते हो सामने वाले को, आपको जो है खर्चा अलाउ नहीं करा जाता। आपने 390 क्या करा है स्कूल के लिए यूटिलाइज करा है, 390 स्कूल के लिए यूटिलाइज करा है, लेकिन देखो क्या दे रखा है इंक्लूडेड इन 5 अबव, 5 में क्या इंक्लूडेड है सम ऑफ 5 लाख बीइंग द अमाउंट अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट। तो आप जो है क्या कर रहे हो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए आपने जो क्या करा खर्चा अलाउ करा, तो ये आपको जो है बेसिकली अलाउ नहीं करा जाएगा, तो क्या होगा 390 में से 5 लाख आपको हटा दिया जाएगा, तो बेसिकली 385 का आपको डिडक्शन दिया जाएगा, देखो ये रहा 385 का आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा, और जो आपने क्या करा है जो आपने अपने फाउंडर के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर रही है इनकम, उसको जो है उसका आपको डिडक्शन नहीं दिया जाता, राइट। हाँ, आगे बढ़े। अच्छा एक और चीज़ समझना, जो ये 5 लाख आपने क्या करा है, जो ये 5 लाख आपने बेसिकली किसके लिए अप्लाई करा है, फाउंडर के बेनिफिट के लिए अप्लाई करा है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा 115 बीबीआई में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अलग से 5 लाख आपकी इनकम ऐड कर दिया जाएगा, जो आपको क्या करना पड़ेगा जिस पे आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करा है सेक्शन 13 के पर्सन के लिए उसको अप्लाई करा है, राइट। 115 बीबीआई अगर आपने पढ़ा होगा आपको दिखा भी देते हैं, 115 बीबीआई सर्च करते हैं, 115
आई, तो ये रहा। 115 बीबीआई क्या कहता है कि भाई टैक्स ऑन स्पेसिफाइड इनकम में क्या आता है, देखो ये रहा, डीम्ड इनकम या फिर इनकम अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम। तो जितनी इनकम आपने स्पेसिफाइड पर्सन के लिए अप्लाई कर दी, रिलेटेड पर्सन के लिए अप्लाई कर दी, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑलराइट। हाँ, तो ये जो 3 लाख की इनकम थी, सॉरी 5 लाख की जो इनकम थी जो आपने अप्लाई करी थी, किसके लिए, रिलेटेड पर्सन के लिए, वो ऊपर आपको खर्चा तो अलाउ करा नहीं जाएगा, उस पर आपको जो है उल्टा 30% टैक्स पे करना पड़ जाएगा, राइट। तो अमाउंट अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल एक्सक्लूडिंग अमाउंट अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ फाउंडर, इजी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है आगे, मुझे ये बता रखा है, ये वाला पॉइंट तो हो ही गया, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इन द प्रीवियस ईयर। तो जो भी आपने प्रीवियस ईयर में क्या करा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर करा है, उसका भी जो है आपको खर्चा अलाउ नहीं करा जाता। भाई अपन ट्रस्ट में कोई कैरी फॉरवर्ड वाला वो कैरी फॉरवर्ड वाला प्रोविजन नहीं चलता कि भाई पिछले साल में अगर आपने लॉस करा था तो करंट ईयर की इनकम से आप सेट ऑफ कर लोगे, ऐसा कुछ अलाउ नहीं होता। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम पिछले साल का जो है करंट ईयर में अलाउ नहीं करा जाएगा। फिर देखो क्या दे रखा है, ट्रस्ट सेट अपार्ट 55 लाख फॉर एक्वायरिंग अ बिल्डिंग टू एक्सपांडेड स्कूल, बट द अमाउंट वाज पेड इन दिसंबर 2024 व्हेन द सील डेट वाज रजिस्टर्ड, ट्रस्ट एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर 11(2). तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सेट अपार्ट कर दिया पैसा 5 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है पूरा का पूरा डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा 55 लाख का, आपको जो हम क्या करेंगे डिडक्शन दे देंगे। अब आ जाओ, आपकी जो टोटल इनकम थी कितने की, टोटल इनकम थी 535 की, उसमें से आपने जो है 385 लेस करा, फिर उसके बाद क्या करा, ये वाले सारे डिडक्शन ले लिए, कितना अमाउंट बैठा आपका, आपका अमाउंट बैठा कितना, ये अमाउंट बैठा आपका 9520 9520,250, ठीक है। तो ये 4 करोड़ 40 लाख क्या है, आपके जो भी खर्चे हैं उनका टोटल है। खर्चे कौन कौन से, एक तो 55 लाख और 55 लाख और 385, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 440। फिर आपने क्या करा, ये जो सारे खर्चे थे इसको इधर से लेस करा, आपकी जो इनकम है 535 की, तो क्या बैठा आपका, आपका जो है आपकी इनकम बैठी कितनी 9520,250, उसमें से 5 तक हमने ये ऐड करा, फिर 5 तक अनोनमस डोनेशन ऐड करें, तो आपको जो है टोटल इनकम कितनी निकल के आ जाएगी 103,55250। क्या पूरा खत्म हो गया ये। अब आ जाते हैं अपन छोटे मोटे इलस्ट्रेशंस पे, जो अपन ने 1 से लेकर 15 तक छोटा कहते हैं वो कर लेते हैं। ऑलराइट, सो देखो अब अपन छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ, देखो क्या कह रहा है, एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसकी एनुअल लिसिट है कितनी 3.8 करोड़ की ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 हैज अवेल्ड एग्जामिशन अंडर 1023 TAD. AO has denied the exemption on the grounds that educational institution has not applied for application to the prescribed authority for approval. तो आपको पता है कि भाई अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, आपकी इनकम अप टू, आपकी जो रिसिट्स है वो अप टू 5 करोड़ तक है, तो आपको जो है पूरा का पूरा एग्जामिशन मिल जाएगा, आपको कोई भी एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये बोला है कि भाई एओ ने एग्जामिशन देने से मना कर दिया, तो हम कहेंगे भाई एओ गलत है। अगर आप क्या कर रहे हो 1023 सी 3AD के अंदर एग्जामिशन लेना चाहते हो, आपकी ग्रॉस एनुअल रिसिट अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, तो आपको कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो जो एओ का एक्शन है वो क्या है, गलत है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहा हूँ, अपन हवा में बात नहीं कर रहे हैं, अपन ने सब कुछ पढ़ रखा है। देखो ट्रस्ट के पहले पेज पे आ जाते हैं, जो मेरे नोट्स है ट्रस्ट के पहले पेज में देखोगे ये रहा, कि भाई अगर क्या है, अगर आपकी ग्रॉस एनुअल रिसिट अप टू 5 करोड़ है, एग्रीगेट फॉर एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो आपको फुली एग्जाम्प्ट है, आपकी इनकम फुली एग्जाम्प्ट है, आपको कोई भी अप्रूवल, नो अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 1023 से में अगर आप ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, कोई भी आपको एग्जामेशन कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी ग्रॉस रिसिट 5 करोड़ तक है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो क्या दे रखा है कि भाई एक नेट नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, अच्छा, जिसकी बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिसिट आ रही 3 करोड़ की, और हॉस्पिटल से रिसिट आ रही कितने की 4 करोड़ की। तो अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कि भाई अपन को जो ये 5 करोड़ देखना है ना, कि अपन जो 5 करोड़ देखते हैं अग्रीगेट देखते हैं, अग्रीगेट फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन। तो करंट केस में अपना क्या होगा, करंट केस में अपना तीन तीन करोड़ प्लस 4 करोड़ कितना हो गया, 7 करोड़ हो गया, इसके लिए 5 करोड़ से ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इट डिजायर्स टू अवेल द एग्जामिशन, इट डिजायर्स टू अवेल द एग्जामिशन, क्या हम एग्जामिशन ले सकते हैं, तो हम बताएंगे कि भाई देखो जो 5 करोड़ की लिमिट होती है ना, वो एग्रीगेट होती है, 5 करोड़ की लिमिट एग्रीगेट होती है एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन की, तो आपकी 5 करोड़ से एग्जिट कर गई है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई आप एग्जामिशन नहीं ले सकते, आप जो है बेसिकली एग्जामिशन नहीं ले सकते। देखो क्या दे रखा है, एज पर एक्सप्लेनेशन बिलो इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड दैट लिमिट ऑफ एनुअल रिसीट ऑफ 5 करोड़ इस टैक्स पेयर है, पर टैक्स पेयर है, एक्टिविटी बेस्ड नहीं होती, देयरफॉर एग्रीगेट रिसीट कितनी हो गई है, एग्रीगेट एनुअल रिसीट्स हमें को कंसिडर करनी पड़ेगी। In the present case, aggregate annual receipt of 7 crore exceed the 5 crore exemption under 1023 C3AD and 3AE cannot be availed even though the individual receipt जो है कितने से 5 करोड़ से कम है। तो बेसिकली आप जो है एग्जामेशन नहीं ले पाओगे, कहाँ पे एग्जामेशन नहीं ले पाओगे, 1023C में एग्जामेशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर तो 5 करोड़ होना चाहिए, 5 करोड़ अपन एग्रीगेट देखते हैं, तो अपना 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप जो है बेसिकली 1023C3AE और AD में जो है क्या नहीं ले सकते, आप जो है एग्जामेशन क्लेम नहीं कर सकते। ईजी है ना। अब देखो क्या दे रखा है, An institution having its main object of advancement of GPU received 30 lakh in aggregate during the previous year from the activity in the nature of trade। तो आपको पता है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है,
एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू है तो हम आपको एग्जामेशन देंगे, बट कंडीशन ये है कि जो भी आपकी ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आ रही है वो अप टू 20% ऑफ ग्रॉस एसेट हो। आपके टोटल डोनेशन है 140 लाख के, 140 लाख का 20% कितना होता है 28 लाख, लेकिन आपकी जो ट्रेड से इनकम आ रही है वो कितनी है 28 लाख से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई करंट ईयर में आपको जो है एग्जामेशन नहीं मिलेगा। अब वो क्या रखा है, इट अप्लाइड 85% ऑफ इट्स ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेम ईयर फॉर इट्स मेन ऑब्जेक्ट एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बिजनेस की इनकम टोटल रिसीट से 20% एग्जिट कर जाती है तो हम ये कहेंगे कि भाई करंट ईयर में आपको जो है एग्जामेशन नहीं मिलेगा। तो ये पूछा है कि व्हाट वुड बी द टैक्स कंसिक्वेंस ऑफ ईच सच रिसीट एंड एप्लीकेशन, तो बेसिकली टैक्स कंसिक्वेंस इतना सा है कि करंट ईयर में आपको जो एग्जामेशन नहीं मिलेगा। अभी कह रहा है कि वुड योर आंसर भी डिफरेंट इफ द इंस्टीट्यूशन का टोटल रिसीट कितनी होती, 150 लाख होती। अब मुझे बताओ 150 लाख का 20% कितना होता है, 150 लाख का 20% होता है 30 लाख, और आपकी जो बिजनेस इनकम आ रही है वो भी 30 लाख तक आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट ईयर में अभी भी आप एग्जामेशन क्लेम कर सकते हो। अब देखो क्या देखा है, व्हाट वुड बी आंसर इफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रिलीफ ऑफ पुअर। बेसिकली हमने को पढ़ रखा है ना चैरिटेबल, हमने ये पढ़ रखा है कि भाई अगर आप क्या करो ये वाली जो काम कर रहे हो, अगर आप ये वाले काम कर रहे हो तो आपको कितनी भी इनकम हो एग्जाम कर देंगे, कितनी भी इनकम हो हम आपको जो है एग्जामेशन का बेनिफिट देंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ नहीं, हाँ कर रायण, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप ट्रस्ट और आपका ऑब्जेक्ट ये सारे हैं तो आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हम आपको एग्जामेशन अवेलेबल करा देंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू तो हम जो है 20% का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप जो है एडवांसमेंट ऑफ जीपीयू की जगह क्या कर रहे थे, रिलीफ ऑफ पुअर कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जितना भी पैसा मिल रहा है उसको लिए एग्जामेशन अवेलेबल कराया जाएगा 15% सेट अपार्ट, बाकी 85% अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको जो एग्जामेशन दे दिया जाएगा। तो व्हाट वुड बी आंसर इफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द रिलीफ ऑफ पुअर, तो हमने कहा कि भाई अगर आपका रिलीफ ऑफ पुअर है तो कोई भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि भाई 20% है कि नहीं है, आपको जो है पूरा का पूरा एग्जामेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो देखो आंसर वही दे रखा है, आंसर ये दे रखा है कि भाई सबसे पहले केस में क्या होगा, इंस्टीट्यूशन विल लूज इट्स चैरिटेबल स्टेटस, करंट ईयर में आपको जो एग्जामेशन नहीं मिलेगा। सेकंड वाले केस में क्या कहा कि भाई करंट ईयर में आप जो है एग्जामेशन ले सकते हो, करंट में आप एग्जामेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट केस में कहा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रिलीफ ऑफ पूरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली एग्जामेशन अभी भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपकी जो बिजनेस इनकम है वो कितनी भी है। ठीक है। फिर देखो क्या रखा है, सेव वाइल्ड लाइफ इज एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट एज प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यूज द एंटायर इनकम ड्राइव फ्रॉम द एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड फॉर द मेन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31/3/2024। तो हम क्या करें, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या होता है, देखो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी बेसिकली मेरा कहाँ पर इंक्लूड होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, तो मेरा भी क्या है चैरिटेबल पर्पस है। अच्छा, वुड सच यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स इनकम बी ट्रीटेड एज यूटिलाइजेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो हम कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम कहेंगे कि भाई अगर आपने जो है अपनी इनकम को यूटिलाइज करा है फॉर चैरिटेबल पर्पस तो आपको जो है एग्जामेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन देखो क्या रखा है, वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज एडवांसमेंट ऑफ अनदर एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू, तो हम कहेंगे कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जीपीयू तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई आपकी जो बिजनेस इनकम है वो अप टू 20% ऑफ ग्रॉस रिसीट होनी चाहिए। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करो उस पर्टिकुलर ईयर में तो उस पर्टिकुलर ईयर में आप एग्जामेशन अवेलेबल नहीं कर पाओगे। तो हम सबसे पहले तो हमने चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन बताई, फिर हमने बताया कि भाई जो ये सेव वाइल्ड लाइफ है, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ये भी आपका चैरिटेबल पर्पस है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जामेशन ले सकते हो। लेकिन फिर हमने बताया कि भाई अगर आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट जीपीयू तो आपको ये 20% वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, अगर ये 20% वाली कंडीशन आप करंट ईयर में फुलफिल नहीं कर रहे हो तो करंट ईयर में जो है आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगा, करंट ईयर में जो है चैरिटेबल जैसे ट्रस्ट को एग्जामेशन दिया जाता है वो एग्जामेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो रैंडम बहुत थेटिकल बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर आपने ये इनिशियल नोट्स पढ़ रखे हैं ना, इनिशियल नोट्स पढ़ रखे हैं तो इसी के बेसिस पे इन लोगों ने बना रखे हैं, बहुत आसान है। फिर देखो क्या दे रखा है, एनएसएन चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट अप्रूव्ड अंडर 1023/6 इज रनिंग अ स्कूल, हम क्या करें स्कूल चला रहे हैं, हमने स्कूल के बाद एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली और उधर से क्या हो रहा है हमें 75 लाख की जो है इनकम हो रही है। तो हम एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट है 1023 में रजिस्टर्ड है, a sum of 75 lakh has been derived as net income from business activity which has been applied towards the object of the trust। अच्छा मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉरी मेन ऑब्जेक्ट है हमारा एजुकेशन का, लेकिन ट्रस्ट क्या कर रही है, स्टेशनरी शॉप से भी कुछ इनकम कमा रही है, बिजनेस इनकम कमा रही है, बिजनेस इनकम कमा रही है, और सरकार ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, बुक्स और अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हो। तो अपनी जो सरकार है अपनी गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप जो है क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और उससे आपको जो है प्रॉफिट हो रहा है और उसके आप सेपरेट बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, आप क्या करो सेपरेट बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो हम आपको जो है एग्जामेशन अलाउ कर देंगे। ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है एजुकेशन का, लेकिन आप बिजनेस से इनकम कमा रहे हो, सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन ये है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो ना ये इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो बिजनेस कर रहे हो उससे एकदम रिलेटेड होना चाहिए।
तो हम आपको एग्जामेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन ये है कि आपको बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। देयरफॉर इन द गिवन केस द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जामेशन। कंडीशन क्या है कि भाई आप जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, एंड आपका जो बिजनेस है वो क्या है, इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो देखो क्या दे रखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करिए, एंड जो आपका बेसिकली बिजनेस है वो इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। इतनी कहानी समझ में आ गई ना। अब देखो आगे, देखो क्या दे रखा है, अ पब्लिक ट्रस्ट हैज कमेंस्ड इट्स एक्टिविटी। आपने जो है अपनी एक्टिविटीज कमेंस कर दी है प्रीवियस ईयर 2022-23 में। अच्छा, आप जो है क्या करना चाहते हो, एग्जामेशन लेना चाहते हो प्रीवियस ईयर 23-24 के अंदर। तो 22-23 में आपने एक्टिविटी कमेंस कर दी है, 23-24 में आप जो है क्या लेना चाहते हो, 23-24 में बेसिकली आप जो है एग्जामेशन क्लेम करना चाहते हो। तो आप जो है अक्टूबर 2023 में जो है कहाँ पहुंचे, अक्टूबर 2023 में जो है आप कमिश्नर के पास पहुंचे कि भाई जो है मुझे क्या करना है, मुझे जो है रजिस्ट्रेशन चाहिए। एडवाइस द ट्रस्ट एज टू द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये पता है कि भाई अमेंडमेंट आए थे, अमेंडमेंट ये बताते हैं कि भाई अगर आपने अपनी एक्टिविटीज चालू कर दी है, अगर आपने अपनी एक्टिविटी चालू कर दी है तो आप एप्लीकेशन कभी भी दे सकते हो। ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, एक्टिविटी आपने कमेंस कर दी है तो आप जो है एप्लीकेशन एक्टिविटी चालू करने के बाद कभी भी दे सकते हो, कमिश्नर को ये कहते हुए कि देखो मेरी एक्टिविटी चालू हो चुकी है, आप जो है मुझे रजिस्ट्रेशन दे दो। तो देखो क्या रखा है, फ्रॉम 1/10/2023 जब अमेंडमेंट आया था, ट्रस्ट जिसने अपनी एक्टिविटीज ऑलरेडी कमेंस कर दी है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। इन द प्रेजेंट केस द ट्रस्ट हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर कमेंसिंग इट्स एक्टिविटी बट बिफोर 31/3/2024। देखो आप एग्जामेशन कब का लेना चाहते हो, एग्जामेशन लेना चाहते हो 31/3/2024 के ईयर का। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई ईयर खत्म होने से पहले आप जो है अप्लाई कर दो, रजिस्ट्रेशन ले लो, आपको एग्जामेशन दे दिया जाएगा। तो आप एनी टाइम क्या कर सकते हो, एनी टाइम आफ्टर द कमिशन ऑफ एक्टिविटीज एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। प्रिंसिपल कमिश्नर क्या करेगा, विद इन 6 मंथ आपकी जो है एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा, और वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगी, 5 साल के लिए जो है आपकी एप्लीकेशन वैलिड रहेगी। अच्छा, ये भी अपन हवा में बात नहीं कर रहे, ये भी आपको पूरी टाइम लिमिट्स दे रखी है इधर देखो। पूरी बाकायदा अपने पास टाइम लिमिट्स है एक टेबल के अंदर। ये नहीं देखो, प्रोसीजर्स एंड टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग एग्जामेशन, प्रोसीजर्स एंड टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग एग्जामेशन। और अगर आप नीचे देखोगे तो लोगों ने बता रखा है, ये रहा देखो, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023। अगर आपने अपनी एक्टिविटी ऑलरेडी कमेंस कर दी है और अभी तक आपने एग्जामेशन अवेल नहीं करा, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2023 ट्रस्ट विच हैज ऑलरेडी कमेंस इज एक्टिविटीज एंड हैज नॉट अवेल्ड एग्जामेशन अंडर 1 or 2 regime for any previous year before the date of such application need not first apply for provisional registration। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है 5 साल का रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, सिंपल। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखो क्या दे रखा है, हेल्प ऑल अ ट्रस्ट क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर रिलीफ प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ पुअर अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 12 AB ऑन 28 फरवरी 2023। हमने जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर लिया। Commissioner denied the registration on the ground that trust has not commenced any activity due to which he could not satisfy himself about the genuineness of the trust। तो देखो आपको ये पता है कि भाई अपना जो न्यू रिजीम है उसके अंदर क्या होता है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाता है 3 साल का। तो एक ट्रस्ट है जो क्रिएट हुआ था 2022 में, उसने जो है 28 फरवरी 2023 को क्या करा, 28 फरवरी 2023 को जो है अप्लाई कर दिया। कमिश्नर ने कहा कि भाई आपने अभी तक एक्टिविटीज कमेंस नहीं करी है तो हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देते। तो गलत कर रहा है कमिश्नर। आपको ये पता है कि भाई कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, कमिश्नर को जो है आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा 3 ईयर्स में। ठीक है, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा 3 ईयर्स का। तो देखो क्या रखा है, 12 AB जो है वो बताता है कि भाई इन केस ऑफ ट्रस्ट सीकिंग रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, आप रजिस्ट्रेशन पहली बार लेना चाहते हो, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन पीआर, देखो क्या रखा है, पीआर विल बी प्रोवाइडेड फॉर 3 ईयर्स विदाउट डिटेल इंक्वायरी बाय द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो कमिश्नर बिना कोई इंक्वायरी करे आपको जो है क्या करेगा, 3 साल का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा। इन केसेज जहां पर एक्टिविटीज आर येट टू बिगिन, अगर आपने एक्टिविटीज अभी तक करी नहीं है तो पीआर दे देगा आपको। दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन स्कीम दैट बेनिफिट्स द टैक्स पेयर, जहां पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज अकॉर्डेड, आपको जो है पीआर दे दिया जाता है। Hence, in the new registration, commissioner cannot deny the registration on the ground that the activities has not commenced। ठीक है, तो कमिश्नर ये नहीं कह सकता कि भाई अभी तक आपने एक्टिविटी कमेंस नहीं करी है, हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि भाई आप एक्चुअली में चैरिटेबल काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। न्यू रिजिम में ये कहती है सरकार कि भाई कमिश्नर को क्या करना पड़ेगा, पीआर देना पड़ेगा उसको 3 साल के लिए। जब पीआर को क्या करेगा, पीआर को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को वो फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराएगा जब कमिश्नर क्या करेगा, डिटेल इंक्वायरी करेगा। तो देखो क्या रखा है, कमिश्नर कैन मेक द डिटेल इंक्वायरीज एंड कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन व्हेन द ट्रस्ट अप्लाइज, क्या कर रहा है, ट्रस्ट अप्लाई कर रहा है फॉर कन्वर्ट इनटू पीआर इनटू अ फाइनल रजिस्ट्रेशन एज स्टिपुलेटेड अंडर द सेक्शन। इजी है ना। फिर देखो क्या रखा है, XYZ चैरिटेबल ट्रस्ट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड रजिस्टर्ड अंडर 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ट्रस्ट को जो है 25 लाख का क्या मिला है, कॉर्पस डोनेशन मिला है, कॉर्पस डोनेशन मिला है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर सेटिंग अप अ साइंस लैबोरेटरी। ट्रस्ट इंटेंड्स टू सेट अप द लैब ओनली इन प्रीवियस ईयर 25-26। तो आपको मिला कब है, 23-24 में मिला है। आप जो है क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई 25-26 में मैं क्या बनाऊंगी, 25-26 में लेबोरेटरी बनाऊंगी, एंड विल यूटिलाइज द फंड्स ओनली डूइंग दैट ईयर, मतलब 25-26 में। इन दिस रिगार्ड द ट्रस्ट वांट्स टू अंडरस्टैंड वेदर द कॉर्पस डोनेशन आर एग्जेम्प्ट। तो अपने को एक चीज पता है कि भाई अगर आपको कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो एग्जेम्प्ट है,
वो एग्जाम है, बट कंडीशन ये है कि आपने क्या कर रखा है, उसको 11/5 में जो मोड्स दे रखे हैं, 11/5 में जो इन्वेस्टमेंट मोड्स दे रखे हैं उसमें आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया है। अच्छा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई आप जो है इस कॉर्पस डोनेशन को कब यूटिलाइज करोगे, आपको बस क्या करना है, आपको जो है उसको 11/5 के मोड्स में इन्वेस्ट कर देना है। और 11/5 के जो मोड्स हैं वो अपन ने चैप्टर ऑफ टैक्सेशन ट्रस्ट में पढ़ रखे हैं, राइट। आगे देखो क्या दे रखा है, एमएसओ फाउंडेशन अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट सेट अप ऑन 1/4/2022 इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन होटल मैनेजमेंट। अपन क्या कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, बिल्डिंग एक्वायर करी जुलाई 2023 में फॉर यूजिंग द सेम फॉर होल्डिंग क्लासेस एंड ऑफिस एक्टिविटीज। कोई दिक्कत नहीं, हमने कह रखा है ट्रस्ट को कि भाई आप खर्चा करो, हम आपको क्या करेंगे, डायरेक्शन दे देंगे। खर्चा रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इट हैज अप्रोच्ड यू फॉर द ओपिनियन ऑन इट्स एलिजिबिलिटी टू क्लेम द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल्सो डेप्रिसिएशन इन द करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर। देखो सीधी सी बात ये है, अपना लॉ कहता है कि भाई आपने कोई बिल्डिंग एक्वायर करी, बिल्डिंग का पूरा कॉस्ट हम करंट में एक्सपेंडिचर अलाउ कर देंगे, बट यह ध्यान रखना अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको फ्यूचर में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, भाई आप दूसरा ऑप्शन ये कि जो आपने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एक्वायर करी है उसको जो है खर्चा क्लेम करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन ले सकते हो। तो आपके पास ईदर ऑफ द ऑप्शन है, या तो डेप्रिसिएशन ले लो या फिर क्या कर लो, पूरा का पूरा कॉस्ट करंट में जो है क्या कर लो, एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान लो। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन समझा दिए। अब इसमें रखा है वुड योर आंसर बिट चेंज। ठीक है, अगर बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड आउट ऑफ अ लोन टेकन इन जुलाई 2023 फ्रॉम द बैंक टू बी रिपेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो आपको एक चीज पता है कि भाई अगर आपने जो है लोन उठा लिया 31 से 2021 के बाद, अगर आपने लोन उठा लिया है तो लोन में से जो आप एप्लीकेशन करते हो, लोन में से जो आप खर्चा करते हो वो अलाउ नहीं करा जाता। लेकिन अगर आप जब लोन का रिपेमेंट करते हो, वो अलाउ कर दिया जाता है। तो देखो क्या दे रखा है, अगर बिल्डिंग आपने लोन के थ्रू एक्वायर करी है देन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एप्लीकेशन। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को एप्लीकेशन नहीं ले सकते, लेकिन जब आप रिपेमेंट करोगे लोन का उसको जो है एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। और रिपेमेंट कब तक माना जाएगा, देखो रिपेमेंट ऑफ लोन एप्लीकेशन कब तक माना जाएगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड। जिस साल आपने बिल्डिंग एक्वायर कर ली, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे आ जाना, उसके 5 साल तक, कि अगले 5 साल तक जितना भी आपने रिपेमेंट करा है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अपना प्रीवियस ईयर क्या है, 31/3/2023 है, प्रीवियस ईयर 31/3/2023 है, प्लस अगर मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा अपना प्रीवियस ईयर 31/3/2024 है, प्लस अगर मैं 5 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 31/3/2029। तो 31/3/2029 तक जितना भी आपने लोन रिपे करा है उसका आप जो है क्या कर सकते हो, एज एप्लीकेशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको मैंने वापस बता दिया कि भाई अगर आपने कोई लोन उठाया तो लोन में से जो एप्लीकेशन कर रहे हो उसका आपको जो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इस लोन का रिपेमेंट करोगे उसका आपको जो डिडक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन ये है कि भाई लोन का रिपेमेंट अप टू 5 ईयर्स तक ही क्या माना जाएगा, अप टू 5 ईयर्स तक ही एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। कैसे देखो 5 ईयर्स कहाँ से काउंट होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिल्डिंग वॉज एक्वायर्ड। तो बेसिकली आपने लोन उठाया और लोन में से जब एप्लीकेशन कर लिया, तो बेसिकली लोन उठाया और लोन में से एप्लीकेशन कर लिया, उसके एप्लीकेशन के फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आ जाओ और उधर से 5 साल आपको काउंट करने रहेंगे। तो जो मैंने आपको समझाया वही लोगों ने इधर दे रखा है। क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बीपीएस फाउंडेशन अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड टू एलएबी सेट अप ऑन 1 अगस्त 2022 इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आप क्या करो, एजुकेशन दे रहे हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। हम जो है अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। अच्छा अब देखो क्या दे रखा है, अक्रूवल के बेसिस पे आपने जो है सैलरी सैलरी की एक्सपेंसेस क्लेम कर लिए 5 लाख के, लेकिन अभी तक आपने पे नहीं करा। आपने पे कब करा है, अप्रैल 2024 में। अब बताओ, तो आपने ट्रस्ट का पूरा टैक्सेशन पढ़ रखा है, कैश बेसिस पे ही जो है आपको खर्चे अलाउ करे जाएंगे। आपने जो है खर्चा कब का है, खर्चा जो है बेसिकली मार्च 24 का, लेकिन आपने मार्च 24 में पे नहीं करा। कब पे करा, अप्रैल 2024 में पे करा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो प्रीवियस है 23-24 है उसमें आपको जो है 5 लाख का खर्चा अलाउ नहीं करा जाएगा। कब अलाउ करा जाएगा, जब आपने अगले साल पे करा है तो। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। तो अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट के बेसिस पे क्या हुआ कि भाई अब एज ऑफ नाउ क्या हो सकता है, ट्रस्ट जो है बेसिकली एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकता है ऑन कैश बेसिस। अगर आपने एक्चुअल में पेमेंट करा है तो ये आपको जो है खर्चा अलाउ करा जाएगा। तो ये बोला है कि भाई आप टैक्स एडवाइजर हो, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो हम बताएंगे कि भाई आप जो है ये खर्चा जो आपने करा है 5 लाख का और अभी तक पे नहीं करा है, इसको जो है करंट में हम अलाउ नहीं करेंगे, करंट में एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानेंगे। ईजी है, आगे बढ़े, ईजी है ना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसने क्या करा है, फॉर्म 10 भरा है फॉर सीकिंग परमिशन टू अक्यूमुलेट द अनअप्लाइड इनकम अंडर 11(2) फॉर द एक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन सबमिटेड टू द एओ अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन फॉर अक्यूमुलेशन। आपने फॉर्म 10 भरा, ये कहते हुए बोला सरकार को कि भाई देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, 5 साल के लिए अक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। लेकिन आपने सरकार को जो है पर्पस नहीं बताया कि मैं किस पर्पस के लिए क्या करना चाहता हूँ, अक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। तो एओ बोलता है कि भाई आपने पर्पस नहीं बताया, हम आपको अक्यूमुलेट करने नहीं देंगे। तो सरकार ने कहा कि भाई आप क्या करते हो, आप जब अक्यूमुलेट कर रहे हो तो आपको पर्पस बताने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रस्ट टू पर्टिकुलराइज ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फॉर विच द अक्यूमुलेशन इज सॉट। ठीक है, तो आप अगर एओ को एप्लीकेशन दे देते हो कि भाई मैं 5 साल के लिए इसको यूटिलाइज करूंगा, तो एओ आपको जो है अलाउ कर देगा। आपको पर्टिकुलराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये मैं जो पैसा अक्यूमुलेट कर रहा हूँ इससे क्या करूंगा। ठीक है, तो एओ आपका डिनाई आपको जो है एग्जाम्पशन डिनाई नहीं कर सकता, बेनिफिट ऑफ अक्यूमुलेशन डिनाई नहीं कर सकता अगर आपने जो है एओ को अक्यूमुलेशन का पर्पस नहीं बताया है तो। वेरी इजी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है ना अपनी, लेकिन ठीक है क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, ठीक है, एंड आपको जो है बहुत सारा रिवीजन भी करना है, इसलिए मैं ये जो स्मॉल थ्योरी टॉपिक्स हैं इनको बहुत जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ एंड समझा भी रहा हूँ कि भाई इसका पर्पस क्या है, राइट।
अब देखो क्या देखा है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 12 AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 31/3/2024 फाइल्ड इन फॉर्म 10 फॉर सीकिंग परमिशन टू अक्यूमुलेट अनअप्लाइड इनकम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑफ दैट फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड सबमिटेड टू द AO along with the resolutions for the accumulation, ठीक है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कुड नॉट यूटिलाइज द अक्यूमुलेटेड इनकम विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। अब बताओ, आपने 5 साल के लिए अक्यूमुलेट कर लिया, आपने 5 साल में यूटिलाइज नहीं करा तो क्या होगा, जिस साल 5 साल खत्म हो जाएंगे, 5वें साल में वो इनकम आपकी जो है क्या हो जाएगी, 115 BBI में 30% टैक्सेबल हो जाएगी, सिंपल। तो बेसिकली ये बोला है कि भाई कंसिक्वेंस क्या होगा, कंसिक्वेंस क्या होगा अगर आपने जो है 5 साल के अंदर पैसा यूटिलाइज नहीं करा। तो हमने सिंपल सी बात कही, जिस साल आपके 5 साल खत्म हो जाएंगे और अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं करा, तो जितना आपने अनयूटिलाइज अमाउंट है वो आपको क्या मान लिया जाएगा, वो आपको बेसिकली इनकम मान ली जाएगी। 115 BBI में आपको क्या करना पड़ेगा, 30% पे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल। So in this regard, the charitable institution has not utilized the accumulated income within 5 years. क्या होगा? The said income will be deemed to be the income of the charitable institution of the previous year, being the last of the year in which the accumulation was, accumulation was preferred, right? So said income will be taxable in the 5 year, in the 5th year, as it is the last of the year of the accumulation. Easy. 13 पे आ जाओ, देखो क्या दे रखा है। A charitable trust derives its income from the business of providing mineral water to various companies to software technology park in Hyderabad। आप क्या कर रहे हो, आप जो है जो कंपनीज है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में, उसको जो है मिनरल वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ GPU। क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो ऊपर वाले सारे ऑब्जेक्ट्स में फॉल नहीं कर रहा, ये वाले ऑब्जेक्ट्स में फॉल नहीं कर रहा, तो कहाँ पे फॉल कर रहा है, तीसरे में फॉल कर रहा है। तीसरे में जैसे ही फॉल कर जाता है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई आपकी जो बिजनेस इनकम है वो अप टू 20% तक होनी चाहिए और टोटल रिसिट्स। आपकी टोटल रिसिट है 140, 140 का 20% कितना होता है 28, लेकिन आपकी इनकम हो रही है 20%, 20% से ज़्यादा कितनी हो रही है 30 लाख। तो 140 का 20% होता है 28 लाख, आपकी इनकम हो रही है 30 लाख। तो मतलब क्या हो रहा है, अभी देखो क्या दे रहा है, एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम, अगर इनकम सो डिराइव्स इफ द इनकम सो डिराइव रिलेट्स टू द प्रीवियस ईयर 23-24, तो हम ये कहेंगे करंट ईयर में आपका जो है 20% से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये करंट ईयर में हम आपको जो है एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। तो करंट ईयर में हम आपको जो है एग्जामिशन का बेनिफिट नहीं देंगे। देखो क्या दे रखा है, दिस इज बिकॉज एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ GPU वुड नॉट बी चैरिटेबल इफ इट इन्वॉल्व दिस, एंड अगर वो 20% से ज़्यादा है तो इट इज इमटेरियल दैट द नेट इनकम फ्रॉम सच बिजनेस इज प्रोवाइडेड इन द इज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ GPU। तो बेसिकली हम बस इतना सा कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ GPU है, तो आपकी जो बिजनेस इनकम है वो अप टू 20% ऑफ टोटल रिसिट्स होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो करंट ईयर में आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा एग्जामिशन का, राइट। अब देखो क्या देखा, क्या आपका आंसर डिफरेंट होता, क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर ट्रस्ट रन कर रहा है स्कूल इन द बैकवर्ड एरिया एंड अप्लाइज द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द स्कूल। तो हमने हमने ये कही रखा है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एजुकेशन है तो हम कुछ कंडीशन चेक ही नहीं करते। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन है, तो जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो क्या होगा, वो बेसिकली आपके एग्जामिशन के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। 20% वाली लिमिट कहाँ पे चेक करते हैं अपन, लास्ट वाले पॉइंट में ही चेक करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपका जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है कि भाई आप स्कूल चला रहे हो, बैकवर्ड एरिया में स्कूल चला रहे हो और उधर से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है अभी भी एग्जामिशन मिला जाएगा। और 20% वाली कंडीशन हम इधर चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ इन लोगों ने इधर दे रखी है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, फॉलोइंग ट्रस्ट, द फॉलोइंग ट्रस्ट क्लेम्स दैट एनोनमस डोनेशन रिसीव्ड बाय हिम आर नॉट लायबल टू टैक्स, ठीक है। तो बेसिकली एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है रेफर टू इन सेक्शन 11 विच अप्लाई द एंटायर अमाउंट ऑफ एनोनमस डोनेशन फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट। देखो बेसिकली आपको पता है कि अगर आप चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो जो भी आपको एनोनमस डोनेशन मिलता है वो एक एलिजिबल लिमिट तक क्या रहता है, एलिजिबल लिमिट तक हम उसको नॉर्मल डोनेशन मानते हैं। एलिजिबल लिमिट क्या है कि टोटल डोनेशन का 5% ऑफ 1 लाख विच एवर इज हायर, इतना हम क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे। बाकी बैलेंस पे आपको जो है 115 BBC में 30% में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये बोल रही है कि भाई एनोनमस डोनेशन पे इसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसको नॉर्मल डोनेशन माना जाएगा। हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं, हमने प्रोविजन समझा दिया। दूसरा पॉइंट देखो क्या रखा है, हम इसको कहेंगे कि भाई देखो देखो क्या करना पड़ेगा, 115 BBC में 30% पे टैक्स पे करना पड़ेगा आफ्टर सेटिंग असाइड एलिजिबल लिमिट। एक दूसरा ट्रस्ट है विच इज होली फॉर रिलीजियस पर्पस। तो आपने एक चीज पढ़ रखी है, 115 BBC में जो एनोनमस डोनेशन मिलते हैं वो होली एंड एक्सक्लूसिवली जो रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रस्ट है उस पर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई जो एनोनमस डोनेशन किसको मिल रहे हैं, ट्रस्ट को मिल रहे हैं विच इज एस्टैब्लिश होली फॉर रिलीजियस पर्पस, उस पर जो है 115 BBC नहीं लगता। मतलब तो ये रिलीजियस पर्पस के लिए जो ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो रहे हैं इनको कितना भी एनोनमस डोनेशन मिले, इसको कोई भी जो है बेसिकली एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या माना जाएगा, इसको जो है बेसिकली नॉर्मल डोनेशन ही माना जाएगा। देखो क्या रखा है कि भाई 115 BBC relating to the taxability of anonymous donation are not applicable to any trust or institution created established wholly for religious purpose। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ट्रस्ट है विच इज एस्टैब्लिश्ड wholly for religious purpose, इसको जो भी एनोनमस डोनेशन मिला है उसको नॉर्मल डोनेशन की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। बाकी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए क्या है, चैरिटेबल पर्पस के लिए ट्रस्ट है उनको जो है एनोनमस डोनेशन ट्रीट करा जाएगा। 115 BBC में 30% पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर सेटिंग असाइड एलिजिबल लिमिट क्या होती है, टोटल डोनेशन का 5% ऑफ 1 लाख विच एवर इज हायर। लास्ट देखो क्या दे रखा है,
एक ट्रस्ट था चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12 AB, इसने क्या करा, देखो इसने जो है शांतपत्ति करी, 5 लाख अप्लाई कर दिए फॉर द बेनिफिट ऑफ ट्रस्टी, मतलब रिलेटेड पर्सन के लिए, 3 लाख अप्लाई कर दिए फॉर द बेनिफिट ऑफ मिस्टर सतीश हु हैज डोनेटेड 3 लाख टू द ट्रस्ट। तो बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूटर है, उसको आपने क्या करा, उसके लिए आपने पैसा अप्लाई कर दिया। एंड ऑल्सो एन अमाउंट ऑफ 2 लाख सेट अपार्ट इन द प्रीवियस ईयर 21-22 बाय द ट्रस्ट फॉर द चैरिटेबल पर्पस हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर मेकिंग डोनेशन टू अनदर रजिस्टर्ड ट्रस्ट अंडर, क्या बोल रहा है ये, 2 लाख सेट अपार्ट इन प्रीवियस ईयर 21-22 बाय द ट्रस्ट, 2 लाख सेट अपार्ट इन 21-22 बाय द ट्रस्ट for charitable purpose under 11(2) has been utilized in the previous year 23-24 for making donation to another registered charitable trust with a similar object। तो आपको पता है कि भाई अगर आप एओ को एप्लीकेशन दे रहे हो सेट अपार्ट करने की कि मैं अगले 5 साल में यूटिलाइज करूंगा, तो आपको 5 साल में उसको यूटिलाइज करना है। आप जो है सेट अपार्ट जो आपने पैसा कर रखा है उसको निकाल के किसी और को डोनेट नहीं कर सकते। तो अपने क्या करा है, अपने 2 लाख डोनेट कर दिया है। अभी बोला है कि भाई 115 BBI में कितना % टैक्सेबल होगा, कितना इनकम 30% में टैक्सेबल होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपने स्पेसिफाइड पर्सन के यूटिलाइज कर दिया 5 लाख और 3 लाख, ये तो होगा ही। और जो आपने 11(2) का वॉल्यूशन करा है वो वाली भी जो है इनकम 115 BBI में क्या हो जाएगी, 30% में टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो 5 + 3 + 2 कितना हो जाता है, 5 + 3 + 2 10 लाख हो गया। 10 लाख पे आपको जो है 30% में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास ऑप्शन है कि आप एओ को क्या बोल सकते हो, एओ को ये कह सकते हो कि देखो मैं जो है 5 साल के लिए इनकम को अक्यूमुलेट करना चाहता हूँ, ये लो फॉर्म। एओ बोलेगा ठीक है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी कि 5 साल में, अगले 5 साल में आपको जो क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। आप पैसा निकाल के किसी दूसरे को डोनेट नहीं कर सकते। अगर आपने डोनेट करा तो 115 BBI में क्या हो जाएगा, 115 BBI में वो 30% में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अपने करंट में 2 लाख निकाल के क्या करा, डोनेट कर दिया दूसरे ट्रस्ट को, तो क्या हो जाएगा, 115 BBI में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 5 + 3 + 2 बेसिकली हो गया 10। 10 लाख पे आपको जो है 115 BBI में क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बस खत्म, ट्रस्ट हो गया अपना पूरा, बहुत आसान था, राइट। ऑलराइट, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।